नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेबीएन से अभी मिड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग एवीएम के मॉड्यूल ए का वन लाइनर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने वन लाइनर के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूं। दोस्तों, दिस विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स जो है साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो कि मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डेटा को सेंस कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जिसका फोकस है कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डेटा। इन्फॉर्मेशन एक सैंपल होता है जिसके द्वारा आप इन्फ्रेंस बना सकते हैं किसी पॉपुलेशन के बारे में जहाँ से सैंपल को ड्रॉ किया जाए। पॉपुलेशन दोस्तों एक स्पेसिफिक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। दोस्तों, पॉपुलेशन एक ग्रुप, कंप्लीट ग्रुप है जिसमें कम से कम एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कॉमन में। मेजरमेंट एक नंबर होता है जो कि कंप्यूट किया जाता है प्रत्येक मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन के लिए या सैंपल के लिए। दोस्तों, जो सैंपल एलिमेंट का मेजरमेंट होता है उसे कलेक्टिवली हम लोग सैंपल डेटा कहते हैं। दोस्तों, पैरामीटर एक नंबर है जो कि समराइज़ करेगा आपके पॉपुलेशन के कुछ एस्पेक्ट को। स्टैटिस्टिक्स एक नंबर है जो कि सैंपल डेटा से हम कंप्यूट करते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं डेटा को। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं किसी पॉपुलेशन के बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सैंपल में लिया गया है, देखिए सैंपल के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है उस पार्टिकुलर पॉपुलेशन से, तो उसे हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जबकि दोस्तों क्वालिटेटिव डेटा मेजरमेंट होता है जिसके लिए कोई नेचुरल न्यूमेरिकल स्केल नहीं है, जबकि जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, लेवल्स हैं या दूसरे नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं। दोस्तों, क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल मेजरमेंट होता है जो कि नेचुरल न्यूमेरिकल स्केल से राइज होता है। डेटा सेट को प्रेजेंट कर सकते हैं या तो सारे एलिमेंट को लिखकर या दोस्तों आप टेबुलर फॉर्मेट में। जो डेटा होता है वो मेजरमेंट होता है या ऑब्जर्वेशन होता है जिसको कलेक्ट किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। डेटा सेट एक कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है। पॉपुलेशन को आप एक ही दो अप्रोच से समझ सकते हैं, या तो सेंसस ले सकते हैं या एक सैंपल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंसस स्टडी होता है सभी यूनिट का। सेंसस को कंप्लीट इनमरेशन कहा जाता है जिसका मतलब एक कंप्लीट काउंट होना। डेटा को सोर्स कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो डेटा कलेक्शन का डायरेक्ट मेथड है उसके अंदर आप नई डेटा को कलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक स्टडी के लिए। जो डेटा कलेक्शन का इनडायरेक्ट मेथड है उसके अंदर आप सोर्सिंग होता है और एग्जिस्टिंग डेटा को एक्सेस करना होता है जो कि ओरिजिनली कलेक्ट नहीं हुआ था। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी होता है कितनी बार एक पार्टिकुलर वैल्यू फॉर वेरिएबल हैज़ बीन ऑब्जर्व टू ऑकर। यानी दोस्तों एक पार्टिकुलर वैल्यू एक वेरिएबल के लिए कितनी बार हुआ, ये होता है फ्रीक्वेंसी। एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब करता है दोस्तों एक पार्टिकुलर वैल्यू कितना नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितना नंबर ऑफ टाइम्स वो वैल्यू ऑकर हो रहा है, वो कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, जो सिंपलेस्ट तरीका है फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करने का वो है एब्सोल्यूट टर्म में। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता है कितना बार एक पार्टिकुलर वैल्यू किसी वेरिएबल के लिए ऑब्जर्व किया गया हो। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दोस्तों कैलकुलेट किया जाता है, आप एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ फॉर द वेरिएबल। दोस्तों, रेशियोज, रेट्स, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सभी अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक रेशियो फ्रीक्वेंसी को एक वैल्यू के फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करता है दूसरे वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। रेट एक मेजरमेंट होता है वन वैल्यू फॉर अ वेरिएबल इन रिलेशन टू द अदर मेजर क्वांटिटी। एक प्रोपोर्शन डिस्क्राइब करता है दोस्तों एक वैल्यू का शेयर फॉर अ वेरिएबल इन रिलेशन टू द होल। प्रोपोर्शन को कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों एक पार्टिकुलर वैल्यू का नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इन द पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन में कितने वैल्यूज़ है उसको डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा और नंबर ऑफ टाइम्स इन अ पार्टिकुलर वैल्यूज़ को नोमिनेटर में लिखा जाएगा। एक परसेंटेज जो कि एक्सप्रेस किया जाएगा, परसेंटेज एक्सप्रेस करता है किसी वेरिएबल के लिए वैल्यू इन रिलेशन टू द होल पॉपुलेशन। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो डेटा का होता है उसको या तो आप टेबल फॉर्मेट दिखा सकते हैं या ग्राफ में दिखा सकते हैं। हिस्टोग्राम या बार चार्ट दोस्तों विजुअल डिस्प्ले होता है फ्रीक्वेंसी का कॉलम के माध्यम से। जो वाई एक्सिस होता है यानी वर्टिकल एक्सिस वो फ्रीक्वेंसी काउंट को दिखाएगा, जबकि एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस वेरिएबल्स जो आप मेजर कर रहे हैं उसे दर्शाता है। हिस्टोग्राम एक तरह का ग्राफ होता है जहाँ पे प्रत्येक कॉलम रिप्रेजेंट करेगा न्यूमेरिक वैल्यू को। हिस्टोग्राम दोस्तों सारे ऑब्जर्वेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है एक क्वांटिटेटिव डाटा सेट में। Friends, before continuing the video, let me introduce you to our comprehensive plan in which we are covering almost 2000 plus MCQ। दोस्तों, हम लोग प्रत्येक यूनिट से लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए आपके लिए परफेक्ट कोर्स है। वी आर इंट्रोड्यूसिंग 2000 MCQs पर सब्जेक्ट इन विच हर एक यूनिट से दोस्तों आपको लगभग 100 से 150 क्वेश्चन मिलेंगे और दोस्तों दिस विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट। सो वी हैव दिस पार्टिकुलर प्लान फॉर ऑल द 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट एज वेल एज द इलेक्टिव पेपर HRM, IT एंड रूरल बैंकिंग। यदि आपको MCQs की रिक्वायरमेंट है, स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। आई विल हेल्प यू इन प्रोवाइडिंग द स्टडी मटेरियल बिकॉज रिगार्डिंग MCQs।
फ्रेंड्स लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो बार चार्ट दोस्तों एक तरह का ग्राफ होता है जहाँ पे प्रत्येक कॉलम जो है कैटेगोरिकल वैल्यूबल को शो करता है। दोस्तों बार चार्ट को यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी काउंट को कंपेयर करने के लिए किसी कैटेगरी का दूसरे कैटेगरी के साथ। डेटा को ग्रुप कर सकते हैं 4 मेन टाइप में। किस डिपेंड करता है कि आपका कलेक्शन का मेथड क्या है, जैसे ऑब्जर्वेशनल डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा, सिमुलेशन डेटा, डिराइव डेटा। ऑब्जर्वेशनल डेटा को कैप्चर किया जाता है ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। एक्सपेरिमेंटल डेटा को कलेक्ट किया जाता है एक्टिव इंटरवेंशन बाय द रिसर्चर। एक्सपेरिमेंटल डेटा दोस्तों रिसर्चर को अलाउ करता है कि वो कैजुअल रिलेशनशिप को डिटरमाइन करें। सिमुलेशन डेटा को जनरेट किया जाता है आप ऑपरेशन ऑफ रियल वर्ल्ड को सिमुलेट करें, राइट। फिर दोस्तों डिराइव डेटा के अंदर आप एग्जिस्टिंग डेटा पॉइंट्स को यूज़ करते हैं अलग अलग डेटा सोर्स से, ताकि नया डेटा को आप क्रिएट कर सकें। डेटा क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया जाता है दोस्तों एक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेटा को आप ऑर्गेनाइज करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में। बेसिक लेवल पे दोस्तों जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस होता है वो डेटा को आसान बना देता है लोकेट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। डेटा क्लासिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों, आप डेटा को टैग करते हैं ताकि आसानी से सर्च हो सके और ट्रैक हो सके। डेटा क्लासिफिकेशन मल्टीपल डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को एलिमिनेट करता है। कंटेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन इंस्पेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है फाइल्स को जो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रही है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन पे, लोकेशन पे, क्रिएटेड पे ध्यान रखता है। यूजर बेस्ड क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है मैनुअल पे एंड यूजर सिलेक्शन ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। यूजर बेस्ड क्लासिफिकेशन रिलाई करता है यूजर के नॉलेज पे, डिस्क्रिप्शन एट द क्रिएटिंग, एडिट, रिव्यू और डिसेमिनेटिंग टू द फ्लैग सेंसिटिव डॉक्यूमेंट। दोस्तों टेबुलेशन एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है न्यूमेरिक डेटा का। टेबुलेशन आपको हेल्प करता है, आप कंपेयर कर सकते हैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को साथ लाकर। जो मेथड है आप ऑर्गेनाइज डेटा को प्लेस करते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, इसे टेबुलेशन कहा जाता है। टेबुलर जो हमारा डेटा का टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है ये आपका स्पेस सेव करता है। दोस्तों जब भी डेटा को टेबुलेट किया जाएगा बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा उसे कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन कहते हैं। दोस्तों एक सिंपल टेबुलेशन या वन वे टेबुलेशन तब कहते हैं जब डेटा को टेबुलेट किया जाएगा केवल एक एस्पेक्ट के अनुसार। डबल टेबुलेशन दोस्तों टू वे टेबुलेशन भी कहते हैं, ये तब होता है जब डेटा को टैलेट किया जाएगा दो कैरेक्टर को एक साथ लेकर। 3 वे चार्ट डिस्प्ले करता है डेटा को 3 म्यूचुअली डिपेंडेंट और कनेक्टेड सब्जेक्ट के साथ। एक कॉम्प्लिकेटेड टेबुलेशन ऐसा टेबुलेशन होता है जहाँ पे डेटा को टेबुलेट किया जाएगा अलग सेपरेट वेरिएबल से। एक सैंपल एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो कि एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं रिसर्च में। 2 प्राइमरी टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स हैं, एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में आप रैंडम सिलेक्शन होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन में दोस्तों नॉन रैंडम सिलेक्शन होता है। सैम्पलिंग फ्रेम दोस्तों एक्चुअल लिस्ट है, इट इज़ द एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल दैट द सैंपल विल बी ड्रॉन फ्रॉम। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का मतलब प्रत्येक पॉपुलेशन के जो मेंबर हैं उनके पास चांस है सिलेक्शन होने का। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ करते हैं। सिंपल रैंडम सैंपल में दोस्तों प्रत्येक पॉपुलेशन के जो मेंबर हैं सभी के पास इक्वल चांस है सिलेक्शन का। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर दोस्तों आप पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं सब पॉपुलेशन में। दोस्तों क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर आप पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं सब ग्रुप में, लेकिन प्रत्येक सब ग्रुप का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा होल सैंपल से। प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग में दोस्तों प्रत्येक स्ट्रैटम जिस सैंपल में जितने भी स्ट्रैटम है उसको प्रोपोर्शनेट लिया जाता है पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्ट्रैटम। डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग में दोस्तों एनालिस्ट ओवर क्वेश्चन, एनालिस्ट विल ओवर और अंडर सैंपल सर्टेन स्ट्रैटा बेस्ड ऑन रिसर्च क्वेश्चन। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एक स्टैंडर्ड वर्जन है क्लस्टर सैम्पलिंग का। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं क्लस्टर में और कुछ क्लस्टर को सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज पे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों नॉन रैंडम क्राइटेरिया के बेसिस पे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग सिंपली इंक्लूड द इंडिविजुअल हु हैपन टू बी द मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग मेनली बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सेस। पर्पोजिव सैम्पलिंग को जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर रिसर्चर अपने एक्सपर्टाइज को यूज़ करते हैं ताकि सैंपल को सेलेक्ट कर सकें। दोस्तों यदि पॉपुलेशन को एसेस करना हार्ड है तो स्नोबॉल सैम्पलिंग को यूज़ किया जाता है। जजमेंट सैम्पलिंग को जजमेंटल सैम्पलिंग या ऑथोरिटेटिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है। रैंडम सैम्पलिंग किसी स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को टारगेट नहीं करता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है मीन का वो हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा जब तक सैंपल साइज बड़ा हो। स्टैटिस्टिक्स में दोस्तों पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि कितने बार कोई इवेंट लाइकली टू अकर है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करता है किसी बाइनरी डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को किसी फाइनाइट सैंपल से। दोस्तों पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करता है किसी बाइनरी डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को इनफाइनाइट सैंपल से। पॉइजन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है और ये डिपेंड करता है दोस्तों मीन नंबर ऑफ द ऑकर्ड एक्सपेक्टेड। दोस्तों क्वांटिटीज़ का जो कलेक्शन होता है जिसके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसे नॉर्मल पॉपुलेशन कहते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का की एस्पेक्ट ये है कि दोस्तों सैंपल मीन का जो एवरेज है और स्टैंडर्ड डेविएशन है ये पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन
पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। यानी दोस्तों मीन का ध्यान दीजिएगा, यानी दोस्तों आपका जो सैंपल मीन है और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पॉपुलेशन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। एक सफिशिएंट लार्ज सैंपल साइज प्रेडिक्ट कर सकते हैं दोस्तों पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा एक्यूरेटली। CLT का यूजफुल होता है दोस्तों फाइनेंस में, जब आप एक लार्ज कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं। दोस्तों फाइनाइट पॉपुलेशन को काउंटेबल पॉपुलेशन भी कहा जाता है। दो तरह के डेटा सेट होते हैं, पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन के अंदर सारा एलिमेंट होता है किसी डेटा सेट से। अब दोस्तों और कुछ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉपुलेशन का, जैसे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन से पैरामीटर कहा जाता है। जो फाइनाइट पॉपुलेशन होता है उसे काउंटेबल पॉपुलेशन कहा जाता है। फाइनाइट पॉपुलेशन दोस्तों इंडिविजुअल की पॉपुलेशन का होता है जो कि फाइनाइट है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए फाइनाइट पॉपुलेशन ज़्यादा एडवांटेजियस है। इनफाइनाइट पॉपुलेशन को अनकाउंटेबल पॉपुलेशन कहा जाता है। पॉपुलेशन जिसका यूनिट सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसे एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन कहते हैं। फिर देखिए हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्या होता है। फिर दोस्तों डेटा क्या होता है, एवरीथिंग हैव बीन एक्सप्लेन। दोस्तों बताया जा रहा है कि रॉ डेटा के अंदर ऑब्जर्वेशन होता है वेरिएबल का। ऑर्गेनाइजिंग डेटा के अंदर आप क्लासीफाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दोस्तों डेटा सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड वैल्यूज़ होते हैं, फैक्ट होते हैं किसी क्वांटिटी के बारे में। दोस्तों जो डेटा है जिसको टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाएगा वो बेटर है समझने के लिए एज़ कम्पेयर टू रॉ डेटा। दोस्तों ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ तब किया जाता है जब डेटा एक्सट्रीमली लार्ज हो और कम्प्लेक्स हो अरेंज करने के लिए। दोस्तों बार ग्राफ एक ग्राफिकल वे है किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने का। पाई चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, हिस्टोग्राम ग्राफिकल डिस्प्ले है। दोस्तों जो डेटा का क्लासिफिकेशन है वो इट ब्रिंग्स ऑर्डर्स टू रॉ डेटा। क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं। क्वालिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल नहीं होता है। जो कैटेगोरिकल मेजर होता है उसको डिफाइन किया जाता है नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के टर्म्स में। क्वांटिटेटिव डेटा को न्यूमेरिकल डेटा भी कहा जाता है। न्यूमेरिकल डेटा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है कि स्पेसिफिक थिंग की क्वांटिटीज़ कितनी है। दो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है न्यूमेरिकल डेटा के, एक है डिस्क्रीट डेटा, एक है कंटिन्यूस डेटा। जो हमारे ऑर्डिनल डेटा है, ये ऑर्डिनल वेरिएबल एक तरह के डेटा होते हैं जो कि नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ऑर्डिनल डेटा को कॉमनली रिप्रेजेंट किया जाता है बार चार्ट के माध्यम से। डिस्क्रीट डेटा दोस्तों केवल डिस्क्रीट वैल्यू लेता है। उसके बाद डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होते हैं। कंटिन्यूस डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कंटिन्यूस डेटा के पास इन्फिनिट नंबर ऑफ प्रोबेबल वैल्यूज होते हैं। क्रोनोलॉजिकल डेटा को ग्रुप किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है टाइम सच एज डेज, वीक, मंथ एंड ईयर। दोस्तों डेटा कलेक्शन एक प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन गैदर करने का रेलिवेंट सोर्स से। डेटा कलेक्शन आपको हेल्प करता है कि सिचुएशन के आउटकम को आप एस्टिमेट कर सकें। डेल्फाई मेथड हमारा डेटा कलेक्शन का एक प्रोसेस है जो कि रिसर्च और इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है। एक फोकस ग्रुप, एक ग्रुप इंटरव्यू होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6 से 12 लोगों का जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं या कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं। दोस्तों टैबलेट प्रेजेंटेशन में डेटा को प्रेजेंट किया जाता है रोज में या हॉरिजॉन्टली या कॉलम वर्टिकली। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो डेटा का होता है ये क्विकेस्ट अंडरस्टैंडिंग है एक्चुअल सिचुएशन का। जो बार ग्राफ होता है, बार डायग्राम 3 तरह का होता है, सिंपल, मल्टीपल, कंपोनेंट बार डायग्राम। कंपोनेंट बार डायग्राम को सब डायग्राम भी कहा जाता है। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक प्लेन बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व सेम होता है एक्सेप्ट फ्रीक्वेंसी कर्व इज ड्रॉन यूजिंग फ्री हैंड एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ड्रॉन यूजिंग स्केल। फ्रीक्वेंसी कर्व एक स्मूथ कर्व है जो कि कॉरस्पॉन्ड करता है लिमिटिंग केस ऑफ हिस्टोग्राम का। दोस्तों ऑगिव्स एक ग्राफ होता है, इसको यूज़ करते हैं आप एस्टिमेट करने के लिए कितना नंबर जो है एक पार्टिकुलर वेरिएबल के नीचे है और कितना नंबर कितना ऊपर है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि अर्थमेटिकल लाइव ग्राफ को कंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि आप टाइम से डेटा को प्रेजेंट कर सकें। कंटिन्यूस डेटा का मतलब ऐसा डेटा जिसको आप मेजर कर सकते हैं। डिस्क्रीट डेटा का मतलब एक ऐसा डेटा जो कि कुछ वैल्यूज़ ले सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का एम है कि आपको एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर इंटायर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन में। अर्थमेटिक मीन रिप्रेजेंट करता है एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या हुआ कि किसी वेरिएबल का जो फ्रीक्वेंसी है वो दिया हुआ है लेकिन वेरिएबल बिना किसी क्लास इंटरवल का है। मीडियन दोस्तों मिडिल वैल्यू होता है गिवन लिस्ट ऑफ डेटा का। मोड दोस्तों मोड क्या होता है, किसी सेट ऑफ नंबर का वो नंबर होता है जो कि सबसे ज़्यादा बार ऑकर होता है। ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों एवरेज वैल्यू होता है या मीन होता है जो कि सिग्निफाई करता है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सेट ऑफ नंबर। अर्थमेटिक मीन दोस्तों बेस्ड होता है एडिंग एंड डिवाइडिंग वैल्यूज। ज्योमेट्रिक मीन होता है कि आप रूट निकालते हैं। हार्मोनिक मीन एक तरह का न्यूमेरिकल एवरेज है। हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल का। वेटेड एवरेज मीन का मतलब दोस्तों ऑब्जर्वेशन का जितना सम है उसको अपने वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर वेट। क्वार्टाइल एक तरह का क्वांटाइल होता है जो कि डिवाइड करता है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इनटू 4 पार्ट। पहला होता है क्वार्टर्स। क्वार्टाइल टू द मीडियन होता है दोस्तों। क्वार्टाइल फाइंड कर, मान लीजिए कि आपके पास कोई ग्रुप ऑफ डेटा है उसका क्वार्टाइल निकालना है तो आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। द वैल्यू विच डिवाइड एन एरे इनटू 10 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड डेसिसाइल। 5th डेसिसाइल correspond to the median। दोस्तों क्विंटल्स, 2nd, 4th and 6th and 8th डेसिल्स which collectively divide the data into 5 equal part are called quintiles। परसेंटाइल दोस्तों वो वैल्यू जो कि एरे को 100th इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ले। जो 50th परसेंटाइल होता है वो मीडियन होता है। जो 25 परसेंटाइल होता है वो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है। 75 परसेंटाइल correspond to 3rd क्वार्टाइल। डिस्पर्सन दोस्तों एक स्टेट होता है कि आप डिस्पर्स हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। डिस्पर्सन आपको डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, समझने में हेल्प करता है। दोस्तों डिस्पर्सन का जो मेजर है वो आपको बताता है कितना स्क्यू या कितना
स्कैटर्ड वेरिएबल है। डिस्पर्सन का जो एब्सोल्यूट मेथड है उसमें सेम यूनिट होता है ओरिजिनल डेटा सेट का। दोस्तों रेंज दोस्तों क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस। जो स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, उसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। क्वार्टाइल वो वैल्यू होता है जो कि एक लिस्ट ऑफ नंबर को डिवाइड कर देता है क्वार्टर्स में। क्वार्टाइल डेविएशन हाफ होता है डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। दोस्तों ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सो प्लीज गो थ्रू ऑल ऑफ दिस थिंग, प्लीज गो थ्रू मल्टीपल टाइम, ओके, सो दैट ऑल दिस थिंग गेट इनसाइड योर माइंड एंड यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस व्हेन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, किसी भी नंबर का जो एवरेज होता है वो मीन कहलाता है। अर्थमेटिक मीन जो एब्सोल्यूट डेविएशन का होता है दोस्तों, ऑब्जर्वेशन का, देखिए एक सेंट्रल टेंडेंसी है, उससे कितना डेविएशन हुआ उसका आपने अर्थमेटिक मीन निकाला, इसे मीन डेविएशन कहते हैं। जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है उसे आप कंपेयर कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन कंपेयर करता है वैल्यूज़ को बिना किसी यूनिट का। स्क्यूनेस एक मेजर होता है डिस्ट्रीब्यूशन की एसिमेट्री होने का। डिस्ट्रीब्यूशन राइट भी हो सकते हैं, लेफ्ट भी हो सकते हैं, जीरो स्क्यू भी हो सकते हैं, राइट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन का जीरो स्क्यू होगा तो ये सिमेट्रिकल होगा, इसका लेफ्ट और राइट साइड मिरर इमेज होगा। जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन जीरो स्क्यू है तो मीन और मीडियन इक्वल होगा। एक राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्गर होता है राइट साइड में, उसका राइट साइड ऑफ इट्स पीक देन नॉट इट्स लेफ्ट। राइट स्क्यू को पॉजिटिव स्क्यू भी कहते हैं। दोस्तों जो राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है इसके मीडियन का। जो लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लेफ्ट साइड में लॉन्गर होता है। लेफ्ट स्क्यू को हम लोग नेगेटिव स्क्यू भी कहते हैं। जो लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो मीन होता है वो हमेशा मीडियन से कम होता है। पियर्सन मीडियन स्क्यूनेस फॉर्मूला एक सिंपलेस्ट तरीका है, आप स्क्यूनेस को मेजर कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा जो होता है एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कोई स्क्यू नहीं होता है। स्टैंडर्ड टेंडेंसी का जो मेजर है मीन, मीडियन और मोड, ये एक्जैक्टली सेम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। कुर्टोसिस एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जिसके आप डिस्क्राइब कर सकते हैं डेटा सेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को। जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को ग्राफ पे आप प्लॉट करते हैं तो ये अपसाइड डाउन बेल का फॉर्म लेता है, जिसे बेल शेप कर्व कहते हैं। कुर्टोसिस आपको बताता है कि कितना डेटा एक टेल के अंदर लड़ाई कर रहा है। कुर्टोसिस दोस्तों बताता है कि आपका टेल का फैटनेस कितना है। कुर्टोसिस रिस्क एक मेजरमेंट है कि कितना इन्वेस्टमेंट प्राइस जो है ड्रामेटिकली मूव कर रहा है, हाउ ऑफन। एक कर्व का जो कुर्टोसिस है वो आपको बताएगा कि कितना कुर्टोसिस रिस्क इन्वेस्टमेंट आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। दोस्तों इन्वेस्टर के लिए हाई कुर्टोसिस ऑफ द रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसका मतलब दोस्तों हमेशा प्राइस फ्लक्चुएशन होगा पास्ट में। एक इन्वेस्टर एक्सपीरियंस करेंगे एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशन विद एन इन्वेस्टमेंट विद हाई कुर्टोसिस। जो मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक है इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी वेरिएबल वो है कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन। कोरिलेशन क्वांटिफाई करता है किसी लीनियर रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को, रिग्रेशन एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि एक्सप्रेस करता है किस एक्सटेंट तक दो वेरिएबल लीनियरली रिलेटेड हैं। कोरिलेशन एक कॉमन टूल है किसी सिंपल रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने का। कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता है। हायर कोरिलेशन डिस्क्राइब करता है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को, लो कोरिलेशन डिस्क्राइब करता है वीकर कोरिलेशन को। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिक्स है जो कि नोट करता है लीनियर रिलेशनशिप को। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब लीनियर रिलेशनशिप पॉजिटिव है, दो वेरिएबल इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे एक डायरेक्शन में। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब कि अपोजिट होता है। दोस्तों कोई कोरिलेशन मतलब नहीं हुआ कि वेरिएबल जो है डिफरेंटली बिहेव करेंगे। पियर्सन कोएफिशिएंट नोट करता है दो वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप। दोस्तों पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कहा जाता है लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सैंपल कोरिलेशन एक मेथड है कि आप कोरिलेशन को चेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। पॉपुलेशन कोरिलेशन एक तरीका है कि आप कोरिलेशन को चेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के माध्यम से। कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर है कोरिलेशन का। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को R से डिनोट किया जाता है, इसका वैल्यू -1 से 0 के बीच में, -1 से +1 के बीच में है। R 0 से कम है मतलब नेगेटिव कोरिलेशन, R 0 से ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, R 0 है मतलब कोई कोरिलेशन नहीं। रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड इसका डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक के बीच में। दोस्तों रिग्रेशन ऑन ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर भी कहा जाता है। लीनियर रिग्रेशन मोस्ट कॉमन फॉर्म है टेक्निक का। लीनियर रिग्रेशन दोस्तों लीनियर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है दो वेरिएबल के बीच में। लीनियर रिग्रेशन एक ग्राफिकली डिपिक्ट किया जाता है स्ट्रेट लाइन के माध्यम से। जो वाई इंटरसेप्ट होता है लीनियर रिग्रेशन रिलेशनशिप का, वो रिप्रेजेंट करता है एक वेरिएबल की वैल्यू व्हेन द वैल्यू ऑफ द अदर इज 0। दोस्तों जो हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का जो गोल है वो ये है कि हम लीनियर रिलेशनशिप को मॉडल कर लें। रिग्रेशन दोस्तों रेग्रेस वर्ड से आता है, इसका मतलब होता है दोस्तों टू गो बैक। रिग्रेशन एक टेक्निक है जो कि अलाउ करता है कि टू गो बैक फ्रॉम द मेसी हार्ड टू इंटरप्रेट डेटा। आउटलायर एक एक्सट्रीम वैल्यू है। आउटलायर एक प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत समय ये हैम्पर करता है रिजल्ट को जो कि हमें मिलता है। दोस्तों ओवरफिटिंग को हम लोग प्रॉब्लम ऑफ हाई वेरिएंस भी कहते हैं, अंडरफिट को हम लोग प्रॉब्लम ऑफ हाई बायस भी कहते हैं। लीनियर रिग्रेशन एक प्रेडिक्टिव मॉडल है जिसको आप यूज़ करते हैं ताकि आप लीनियर रिलेशनशिप को फाइंड कर सकें। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम लोग लॉजिक भी कहते हैं, मैक्सिमम एंट्रोपी क्लासिफायर। दोस्तों एरर का मतलब फॉर्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। जो हमारा एस्टिमेट का स्टैंडर्ड एरर होता है जिसको ऐसे से डिनोट करते हैं, ये मेजर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर इन द रिग्रेशन मॉडल। जो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट का और द रिग्रेशन मॉडल कैन बी फाउंड बाय रिग्रेशन समेशन टेबल। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट का वो मेजर होता है कि प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट है। जो स्टैंडर्ड एरर है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बहुत वेरिएबिलिटी का मेजर है। स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट करता है वेरिएबिलिटी अक्रॉस मल्टीपल सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। दोस्तों एक टाइम
सीरीज एक कलेक्शन है ऑब्जर्वेशन का वेल डिफाइंड डेटा का। टाइम सीरीज डेटा को हम टाइम स्टैम्प डेटा भी कहते हैं। टाइम सीरीज ग्राफ प्लॉट होता है टाइम सीरीज डेटा का एक्स एक्सिस पे, ऑन वन एक्सिस टिपिकली हुआ अगेंस्ट टाइम एंड अदर एक्सिस। टाइम सीरीज एक सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, इसको सक्सेसिव टाइम में मेजर करते हैं। दोस्तों टाइम सीरीज को क्लासिफाई कर सकते हैं स्टॉक और फ्लो में। स्टॉक सीरीज एक मेजर होता है सर्टेन एट्रीब्यूट्स के मेजर को। फ्लो सीरीज वो सीरीज होता है जो कि मेजर होता है एक्टिविटी ऑफ अ गिवन पीरियड। दोस्तों सीजनल इफेक्ट सिस्टमेटिक होता है, कैलेंडर रिलेटेड इफेक्ट होता है। ट्रेंड एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट होता है टाइम सीरीज में बिना कैलेंडर रिलेटेड एंड इरेगुलर इफेक्ट का। एक सीजनल साइकिल रेपिटेटिव प्रेडिक्टिव पैटर्न होता है सीरीज में। दोस्तों टाइम सीरीज के जो लेवल में शिफ्ट होता है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसे आउटलायर कहा जाता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारा पैनल डेटा क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैनल डेटा एंड व्हाट इज़ पैनल डेटा, व्हाट इज़ टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। फ्रेंड्स जो कॉमन टाइप ऑफ टाइम सीरीज मॉडल्स है उसका क्या क्या मॉडल्स है हमारे पास, दिस थिंग आई बीन एक्सप्लेन। Okay, so I think this thing we can skip the part, okay, because I don't think this thing have been explained in your book. Yes, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा देखिए दोस्तों। प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ देखिए, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि जो दोनों इवेंट ए और बी का जो ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी बी ऑकरिंग एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए ऑकर गिवन दैट इवेंट बी ऑकर। फिर दोस्तों रैंडम एक्सपेरिमेंट रिपीटेड मल्टीपल टाइम ताकि आप लाइक्लीहुड को डिटरमाइन कर सकें। एक एक्सपेरिमेंट जो कि रिपीट किया जाएगा फिक्स नंबर ऑफ टाइम उसे ट्रायल कहा जाता है। जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होता है उसको यूज़ करते हैं किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए। एक रैंडम वेरिएबल एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन होता है किसी स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट के आउटकम का। एक यदि रैंडम वेरिएबल का फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं, और यदि रैंडम वेरिएबल दोस्तों एज्यूम करता है वैल्यू किसी इंटरवल में उसे कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। जो प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है रैंडम वेरिएबल का वो डिस्क्राइब करेगा कितना प्रोबेबिलिटी है, कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ में। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है सारे पॉजिटिव वैल्यू को एंड लाइक्लीहुड दैट द रैंडम वेरिएबल कैन टेक। एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी में दोस्तों जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, जैसे हम लोग एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेंसी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहते हैं, वो जनरलाइजेशन है वेटेड एवरेज का। जो एक्सपेक्टेशन है वो डिस्क्राइब करता है एवरेज वैल्यू को। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समराइज करता है नंबर ऑफ ट्रायल्स को। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करता है कि एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। जो मेन डिफरेंस है बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट होता है जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट होते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों प्रोबेबिलिटी बताता है किसी इवेंट का जो कि सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स होने की क्या संभावनाएं हैं किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का केवल एक पैरामीटर इसको लैम्डा कहा जाता है क्योंकि मीन नंबर ऑफ इवेंट होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कहा कि नाम दिया गया था डेनिस पॉइजन के बाद। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मेजर करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर ऑफ इवेंट हैपनिंग इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मेजर डिफरेंस ये है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है। यदि किसी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कम लार्जर हो जाएगा तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर हो जाएगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। वैल्यू एट रिस्क एक स्टैटिस्टिक्स है जो क्वान्टिफाई करता है कि पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस का क्या एक्सटेंट है किसी फर्म के अंदर। क्रेडिट रिस्क एक पॉसिबिलिटी है लॉस का जो कि बॉरोवर के फेलियर के कारण हो रहा है। वैल्यू एट रिस्क को यूज़ करते हैं हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं किसी पोटेंशियल लॉस के रिस्क को। हिस्टोरिकल मेथड ऑफ VAR दोस्तों एक किसी के प्रायर रिटर्न हिस्ट्री को देखता है और ऑर्डर फ्रॉम द वर्स्ट लॉसेस टू द ग्रेटेस्ट गेन। दोस्तों मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक ऑफ VAR इसे कॉम्पिटिशनल मॉडल को यूज़ किया जाता है ताकि प्रोजेक्टेड रिटर्न को सिमुलेट कर सकें। दो तरह के ऑप्शन होते हैं, यूरोपियन ऑप्शन जिसको एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सपायरेशन पे, और अमेरिकन ऑप्शन होते हैं इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। दोस्तों अमेरिकन ऑप्शन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। जब कोई स्टॉक डिविडेंड पे पे होता है तो स्टॉक का जो वैल्यू है ड्रॉप हो जाता है, जो मिनिमम वैल्यू ऑप्शन का वो जीरो होता है। दोस्तों ऑप्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑप्शन का ऑप्शन हमेशा जीरो होगा या पॉजिटिव वैल्यू होगा। जो कॉल ऑप्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है अंडरलाइंग एसेट का। ये दोस्तों लॉट ऑफ इकोनॉमिक सेंस मैट करता है। जो मोस्ट वैल्यूएबल ऑप्शन है वो होगा जो कि आपको अलाउ करे कि आप एक्वायर करें एसेट को बिना किसी कॉस्ट का। दोस्तों जो ऑप्शन का टोटल वैल्यू होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम प्रीमियम का सम होता है, यानी टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन प्लस टाइम प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन। जो टाइम प्रीमियम होता है ऑप्शन का उसका अपना वैल्यू होता है, बेनिफिट है। और दोस्तों एक्सपायरेशन जो होता है, एक्सपायरेशन पे दोस्तों वेट करने का एबिलिटी नहीं होता है। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कॉल ऑप्शन का वो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस होता है। दोस्तों आई थिंक दिस मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑप्शन इज मोर देन एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके फिर दोस्तों और कुछ पॉइंट को देखते हैं। देखिए ब्लैक स्कोल मॉडल BSM एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको यूज किया जाता है। आप प्राइस कर सकते हो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को। फिर पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, आई थिंक ऑल दिस थिंग यू आर फेमिलियर विथ इन द BFM टॉपिक। दोस्तों कुछ पॉइंट देख लीजिए। एक एस्टिमेटर, एस्टिमेटर एक स्टैटिस्टिक्स है जो कि एस्टिमेट करता है
कुछ फैक्ट को पॉपुलेशन के बारे में। जिस क्वांटिटी को एस्टिमेट किया जा रहा है उसे एस्टिमेट कहते हैं। एस्टिमेटेड एक रूल होता है, एक प्रोसीड्यूर होता है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के एस्टिमेट को। एस्टिमेटेड एक एस्टिमेशन एक प्रोसेस है कि आप एस्टिमेटेड को यूज़ करें ताकि किसी पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर सकें। पॉइंट एस्टिमेटर आपको सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है एज एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। बाइस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कितना हाउ द एस्टिमेटर एस्टिमेट अप्रोच द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन। एस्टिमेशन दोस्तों बहुत सारे प्रोसीड्यूर क्या होता है। एस्टिमेशन एक प्रोसेस के थ्रू आप न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द अननोन पॉपुलेशन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम्प्लीट डेटा से। दोस्तों एस्टिमेशन के पीछे मेन पर्पस ये है कि हम डेटा के बिहेवियर को मेजर कर सके किसी पॉपुलेशन के अंदर। पॉइंट एस्टिमेट एक सिंगल सैंपल वैल्यू होता है एस्टिमेट किसी पैरामीटर का। दोस्तों पॉइंट एस्टिमेट को कंप्यूट किया जाता है डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में। इंटरवल एस्टिमेट दोस्तों दो नंबर से डिवाइन होता है जिसके बीच में पॉपुलेशन पैरामीटर लाई करता है। एक कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर तीन पार्ट होता है, कॉन्फिडेंस लेवल, एक स्टैटिस्टिक्स और एक मार्जिन ऑफ एरर। कॉन्फिडेंस लेवल डिस्क्राइब करता है किसी सैम्पलिंग मेथड के अनसर्टेनिटी को। स्टैटिस्टिक्स और मार्जिन ऑफ एरर डिफाइन करता है इंटरवल एस्टिमेट को, जो कि डिस्क्राइब करता है मेथड के प्रिसिजन को। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी पार्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल का उसे कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों मार्जिन ऑफ एरर से अफेक्टेड नहीं होता है। कॉन्फिडेंस लेवल एक तरह का इंटरवल एस्टिमेट है, एक तरह का पॉइंट एस्टिमेट नहीं है। पॉपुलेशन मीन एक तरह का पॉइंट एस्टिमेट का एग्जांपल नहीं है। कॉन्फिडेंस इंटरवल किसी पॉपुलेशन मीन के लिए जहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को बेस होता है कंक्लूजन ऑफ द सेंट्रल इवेंट थ्योरम। फिर दोस्तों किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स है, इसका वैल्यू हमेशा 0-1 के बीच में होगा। ऑर्डर ऑफ इवेंट y/1/y होता है। किसी इवेंट का ऑकरिंग का प्रोबेबिलिटी यदि y है तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 - y है। पॉइंट एस्टिमेटर को कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। इंटरवल एस्टिमेट कैन बी कंप्यूटेड बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अ मार्जिन ऑफ एरर। फिर दोस्तों जो इंटरवल एस्टिमेट का पर्पज होता है वो ये होता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि कितना क्लोज पॉइंट एस्टिमेट है हमारे पैरामीटर के वैल्यू से। दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मोस्ट इंटरेस्ट का होता है क्योंकि वाइड एप्लीकेबिलिटी है। एक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल एक ऐसा होता है जो कि कंसर्न होता है कि आप ऑप्टिमम वैल्यू को निकालें किसी लीनियर फंक्शन का ऑफ सेपरेट वेरिएबल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अ वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव एंड सेटिस्फाई सेट ऑफ लीनियर इक्वालिटी। जो टर्म लीनियर है इसका मतलब ये हुआ कि जितने मैथमेटिकल रिलेशन है जो कि प्रॉब्लम में यूज किए जाते हैं वो लीनियर रिलेशनशिप है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोस्तों z = x + by, जहाँ पे a और b कांस्टेंट है जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना है उसे लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल x एंड y को डिवीजन वेरिएबल कहते हैं। सो दिस वाज आवर कंप्लीट वन लाइनर ऑफ module A. Hopefully you like the session, hit the like button, and if you want such type of videos and such type of PDF for your CIE preparation, feel free to WhatsApp me on the number provided in the description section. Thank you. ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर फंक्शन के फॉर्म में होता है, जैसे z = ax + by, जहाँ पे a और b कांस्टेंट है जिसे या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, इसे हम लोग लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। दोस्तों ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल x एंड y को डिवीजन वेरिएबल कहा जाता है। जो लीनियर इनइक्वालिटी या जो इक्वेशन है या जो रिस्ट्रिक्शन है वेरिएबल पे उसे कंस्ट्रेंट कहा जाता है। जिस प्रॉब्लम में लिखा जाता है दोस्तों कि आप लीनियर फंक्शन को मैक्सिमाइज कीजिए या मिनिमाइज कीजिए, ठीक है, कुछ कंस्ट्रेंट के द्वारा। तो बेसिकली इसे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहा जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्पेशल तरीका है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का। ग्राफिकल मेथड से आप दो वेरिएबल की लीनियर प्रोग्रामिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यदि प्रॉब्लम में दोस्तों 2 डिवीजन वेरिएबल है तो ग्राफिकल मेथड बेस्ट मेथड है ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। जो सिंपलेक्स मेथड होता है वो एक अप्रोच होता है ऑप्टिमल वैल्यू को पता लगाने का किसी लीनियर प्रोग्राम का बाय हैंड। सिंपलेक्स मेथड दोस्तों एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है ताकि सेटिस्फाई कर सके गिवन कंस्ट्रेंट को। दोस्तों सिंपलेक्स मेथड को यूज़ करने के लिए एक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्लैग वेरिएबल एडिशनल वेरिएबल होता है जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है लीनियर कंस्ट्रेंट में किसी लीनियर प्रोग्राम का, ताकि उसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकें इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट से इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में। सरप्लस वेरिएबल वैसा वेरिएबल होता है जिसको लीनियर कंस्ट्रेंट से सेपरेट करते हैं ताकि उसे इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट टू इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट कर सकें। स्टैंडर्ड फॉर्म एक बेसलाइन फॉर्मेट होता है सारे लीनियर प्रोग्रामिंग का बिफोर सॉल्विंग फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन जहाँ जिसको ऑब्टेन किया गया m वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कीपिंग द रिमेनिंग n - m वेरिएबल 0 इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन जो कि सेटिस्फाई करेगा नॉन नेगेटिव कांस्टेंट को उसे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। यदि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का जो वैल्यू है उसमें मैक्सिमम वैल्यू भी है मिनिमम वैल्यू भी है तो ऐसे सॉल्यूशन को बॉन्डेड सॉल्यूशन कहते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का जो वैल्यू है उसे इंक्रीज या डिक्रीज इंडेफिनेटली किया जा सकता है, ऐसे को अनबॉन्डेड सॉल्यूशन कहते हैं। एक अनबॉन्डेड सॉल्यूशन का मिनिमम वैल्यू का कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता है। फंडामेंटल थ्योरी और लीनियर प्रोग्रामिंग का ये कहता है कि यदि कोई सॉल्यूशन है तो वो दोस्तों फिजिबल रीजन की बाउंड्री के अंदर ही होगा। दोस्तों बेसिक वेरिएबल वैसा वेरिएबल होता है जो कि नॉन नेगेटिव होता है। नॉन बेसिक वेरिएबल वैसा वेरिएबल होता है जो कि 0 होता है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जेड स्कोर या जीटा वैल्यू बेसिकली ये स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट होता है जो कि डिस्क्राइब करता है वैल्यू रिलेटिव टू द मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ वैल्यू। चलिए अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पाइवट, हाँ ये देखिए पाइवट वेरिएबल क्या होता है।
फिर सिमुलेशन स्टडीज़ क्या है, कंप्यूटर एक्सपेरिमेंट्स है जिसके अंदर आप डेटा को क्रिएट करते हैं सूडो रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा। की स्ट्रेंथ है सिमुलेशन का कि दोस्तों आप स्टैटिस्टिकल मेथड के बिहेवियर को समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ ट्रूथ जो होता है वो आप डेटा जनरेट के करने के प्रोसेस से ही जान पाते हैं। एक सिमुलेशन दोस्तों रियल वर्ल्ड प्रोसेस को के ऑपरेशन को इमिटेट करता है। चलिए ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों। आई थिंक दिस थिंग आर क्लियर नाउ। जीरो कोरिलेशन कब होगा, नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा, स्कैटर प्लॉट क्या होता है, ऑल दिस थिंग आर रिलेटेड टू द कोरिलेशन। नाउ लेट्स कम टू मॉड्यूल बी। ध्यान दीजिए दोस्तों, मॉड्यूल बी को रिवाइज करते हैं। मॉड्यूल बी के क्विक रिवीजन से क्विकली रिवाइज करते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट के फॉर्म में, देन वी हैव फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर CIB 2023। इसके अंदर AVM, BFM, AVFM और BRBL और हमारे इलेक्टिव पेपर सभी के कंटेंट अवेलेबल हैं। देयर आर 4 मॉक टेस्ट, प्रत्येक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है। बेसिकली AVM और BFM के लिए जो 100 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देख पाएंगे कि किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, किसका कम है। आप उसका दोस्तों मॉक टेस्ट देने के बाद आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अपीयर इन दिस मॉक टेस्ट, फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। दोस्तों आइए मॉड्यूल बी के वन लाइनर को डिस्कस करते हैं। लेट्स गो द वन लाइनर ऑफ मॉड्यूल बी। देखिए, जो लैंडमार्क ऑफ टुमारो है बुक ये पीटर डकर ने लिखा था। रॉबर्ट ओवन एक मैनेजर थे प्रोफेशन से। उन्होंने क्लेम किया कि मैनेजर का बेस्ट इन्वेस्टमेंट वर्कर में होता है। रॉबर्ट ओवन ने अपने वर्कर को वाइटल मशीन कहा। रॉबर्ट ओवन बिलीव करते थे कि बेटर कंडीशन प्रोवाइड करे वर्कर को। दोस्तों बैबेज एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, वो अर्ली एडवोकेट थे डिवीजन ऑफ लेबर के। बैबेज बिलीव करते थे साइंटिफिक प्रिंसिपल को अप्लाई करना वर्क प्रोसेस में, कॉपरेशन ऑफ इंडिविजुअल ताकि एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करे। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये बिगिनिंग होता है पीपल मैनेजमेंट का। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच कॉन्सेप्चुलाइज किया और पायनियर किया गया फ्रेडरिक टेलर के द्वारा। फ्रेडरिक टेलर फेमस है अपने डिवीजन ऑफ लेबर कॉन्सेप्ट के लिए। दोस्तों कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ HRD एंड HRD। तो डिफरेंस है वो अप्रोच और इम्फेसिस में है। दोस्तों HRD का जो इम्फेसिस है वो एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस है। दोस्तों 9 क्रिटिकल कंपोनेंट जो कि SHRM कॉम्पिटेंसी मॉडल में क्या क्या दिखाया जाता है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों स्ट्रेटजिक HRM एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो है बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन द नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजिक HRM एक प्रोसेस है कि HRM को लिंक करें स्ट्रेटजिक रोल और ऑब्जेक्टिव के साथ ताकि इंप्रूव कर सके बिजनेस के परफॉर्मेंस को। स्ट्रेटजिक HRM एक प्रोएक्टिव HRM है जहाँ पे HR पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस दोस्तों गेट पुल्ड अप टू द मीट द चैलेंज इमर्जिंग फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक कॉम्पिटेंसी गैप डिफरेंस होता है एबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम टू मीट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट एंड ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ इट। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी है, जैसे कि कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई एसोसिएशन, जिसके अंदर एक से ज़्यादा लोग होते हैं, इसके पास पार्टिकुलर पर्पस होता है। दोस्तों मैनेजमेंट थॉट का मतलब होता है थॉट जो कि गाइड करता है पीपल मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में। सो फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। फिर एक ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर मेंबर्स होते हैं। दोस्तों एक ट्रेड यूनियन का जो मेन एम होता है वो प्रोटेक्ट करे, एडवांस करे अपने मेंबर के इंटरेस्ट को। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म का नेगोशिएशन एम्प्लॉयर और ग्रुप ऑफ वर्कर के बीच में। एम्प्लॉय को नॉर्मली रिप्रेजेंट किया था लेबर यूनियन के द्वारा। दोस्तों ILO के अकॉर्डिंगली कलेक्टिव बार्गेनिंग फंडामेंटल राइट है सभी एम्प्लॉय के लिए। स्टाफ का मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन एज एम्प्लॉय चार्ज विद कैरिंग आउट द वर्क ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। दोस्तों हैथन इफेक्ट का मतलब होता है पीपल विल मॉडिफाई देयर बिहेवियर सिंपली बिकॉज दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रुप बिहेवियर वाज कंडक्टेड बाय प्रोफेसर AK राइस इन 1952 इन अहमदाबाद मिल। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक के अकॉर्डिंगली काम करें और टूल्स के अकॉर्डिंगली काम करें स्पेशलाइज पर्सनल के माध्यम से। साइंटिफिक मैनेजमेंट को टेररिज्म भी कहा जाता है। ह्यूमन रिलेशन दोस्तों इसके बारे में है कि कैसे लोग इंटीग्रेट करेंगे वर्क लाइफ सिचुएशन में। दोस्तों बताया जा रहा है कि रैशनल मैन या रैशनल पर्सन ऐसा कोई होता है जो कि सेंसिबल है और वो डिसीजन ले सकता है इंटेलिजेंट थिंकिंग के बेसिस पे। सोशल मैन एक पर्सन है जिसका डिसीजन हाईली इन्फ्लुएंस होता है सोशोलॉजिकल फैक्टर से। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का प्लान कि वो हेल्प करे एम्प्लॉय को अपनी एबिलिटी, स्किल और नॉलेज डेवलप करने में। मैनेजमेंट इथोस कंसर्न है कैरेक्टर एंड वैल्यूज ऑफ द मैनेजर एज ए प्रोफेशनल ग्रुप। HRM दोस्तों एक प्रोसेस है रिक्रूट करने का, सेलेक्ट करने का, एम्प्लॉय को इंडक्ट करने का, ओरिएंटेशन प्रोवाइड करने का। दोस्तों फिर HRD एक सब सिस्टम है HRM का। दोस्तों HRD डिफरेंट है ह्यूमन रिसोर्स मूवमेंट से। HRM फंक्शन दो तरह के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटेनेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर एक्विजिशन, प्रमोशन, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन ये सभी आते हैं। मेंटेनेंस फंक्शन में ट्रेडिशनल लेबर मैनेजमेंट, ग्रेवियांस एंड डिसिप्लिन मैनेजमेंट आते हैं। VUCA का फुल फॉर्म होता है वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्यूटी। ISTD दोस्तों इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग डेवलपमेंट है। कलेक्टिव बार्गेनिंग मैंने पहले बताया, साइंटिफिक मैनेजमेंट पहले बताया। दोस्तों फिर पर्सनल मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्टेनिंग, यूजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। ऑर्गेनाइजेशन इथोस दोस्तों कोड ऑफ कंडक्ट होता है, प्रिंसिपल होता है जो कि गाइड करता है एम्प्लॉय के बिहेवियर को।
दोस्तों नेशनल एचआरडी नेटवर्क नेशनल एपेक्स बॉडी है प्रोफेशनल का, जो कि कमिटेड है कि वो एचआरडी वुमेन को प्रमोट करेगा। नेशनल एचआरडी नेटवर्क कमिटेड है कि वो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग। एनएचआरडी ऑटोनोमस है, नॉन प्रॉफिट प्रोफेशनली मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है। एनआईपीएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आईआईपीएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में किसी ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के अंदर। एचआरएम का 3 सब सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। जॉब एनालिसिस एक टेक्निक है जिसकी जो कि फैसिलिटेट करता है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए टास्क और जॉब। ए ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस के अंदर 3 पार्ट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवैल्यूएशन। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे जॉब टाइटल, जॉब पर्पस, जॉब ड्यूटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन डिफाइन करता है नॉलेज को, स्किल को, एबिलिटीज़ को जो कि रिक्वायर्ड है एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। जॉब स्पेसिफिकेशन कवर करता है एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, मैनेजरियल एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि हमारा जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो हेल्प करता है रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन प्रोसेस में। जॉब एनालिसिस का फोकस होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होते हैं ताकि डिस्क्राइब कर सके मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जॉब डिस्क्रिप्शन में दोस्तों कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि जॉब टाइटल, जॉब पर्पस, जॉब ड्यूटीज, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। टास्क एक बेसिक एलिमेंट है जॉब का, और दोस्तों इसमें एक पर्सन को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जॉब इवैल्यूएशन दोस्तों जॉब का रेटिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन में। जो पोजीशन है वो एक आदमी को हायरार्किकल पोजीशन पैटर्न में रखता है और एक्सपेक्ट करता है कि जो भी उससे नीचे है वो रिपोर्ट करे या सरेंडर करे हायर पोजीशन को। दोस्तों रोल एम्फेसिस ऑन द पैटर्न ऑफ एक्सपेक्टेशन। वर्क के अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है क्योंकि दोस्तों स्टेप फर्दर जाता है ताकि सोशियो साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप को इनकम पास करे। जॉब होल्डर के पास फर्स्ट हैंड डायरेक्ट नॉलेज ऑफ वेरियस टास्क एंड एक्टिविटीज़। सुपरवाइजर अंडरस्टैंड करते हैं जॉब को अच्छे तरीके से ताकि जॉब को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकें। क्वेश्चनेयर टेक्निक एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है बहुत सारे जॉब होल्डर के द्वारा। दोस्तों बताया जा रहा है कि लर्निंग और डेवलपमेंट सिस्टमेटिक प्रोसेस है ताकि एम्प्लॉय के स्किल को, नॉलेज को, कॉम्पिटेंसी को इन्हांस कर सके। ट्रेनिंग होता है दोस्तों फॉर लर्निंग रिलेटेड टू प्रेजेंट जॉब। एजुकेशन होता है लर्निंग टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर अ डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब। डेवलपमेंट होता है दोस्तों लर्निंग फॉर ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल एंड नॉट रिलेटेड टू द स्पेसिफाइड प्रेजेंट और फ्यूचर जॉब। लर्निंग होता है दोस्तों आप नॉलेज, स्किल या एटीट्यूड को एक्वायर कर रहे हैं। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन सभी के अंदर लर्निंग होता है। ट्रेनिंग का एम है कि आप इमीडिएट टीच कीजिए कैसे एप्लीकेबल नॉलेज को यूज़ किया जाए, स्किल को यूज़ किया जाए। डेवलपमेंट का एम है लॉन्ग टर्म में, ये दोस्तों ब्रोडनिंग या डीपनिंग ऑफ नॉलेज पे बेस्ड है। एजुकेशन दोस्तों फॉर्मल तरीका है आप किसी आदमी के नॉलेज को ब्रोड करने का। एजुकेशन एक नॉन स्पेसिफिक और एप्लीकेबल है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। मैकेनिस्टिक थ्योरी का मतलब ये है कि लर्नर इज पैसिव इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कॉग्निटिव थ्योरी दोस्तों मैन को इक्वेट करता है उसके ब्रेन से, और दोस्तों इसका प्रपोजिशन ये है कि वन थिंग दैट डिस्टिंग्विश ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग इज दैट दे पोजेस ब्रेन। ऑर्गेनिमिस्टिक या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहता है कि लर्निंग ऑकर्स ओनली व्हेन लर्नर हैव द फ्रीडम टू लर्न। TNA का मतलब ट्रेनिंग एनालिसिस, SAT होता है सिस्टमेटिक अप्रोच टू ट्रेनिंग, SAT होता है सिस्टमेटिक अप्रोच टू ट्रेनिंग। दोस्तों एंड्रागॉगी का मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट लर्निंग। पेडागॉगी होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लर्निंग। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है एंड्रा मीन्स एडल्ट होता है लर्निंग विल नॉट एक्सप्रेस इफ देयर इज नो मोटिवेशन। ट्रेनिंग एनालिसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कंपनी आइडेंटिफाई करती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ इट एम्प्लॉय। दोस्तों डेवलपमेंट ट्रेनिंग का जो पर्पज़ है वो है कि ग्रोथ से लर्न करना। दोस्तों फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ स्टेज गिवन बाय एरिक एरिक्सन। HRIS का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों एटीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं परसिस्टेंट टेंडेंसी टू फील एंड बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड को प्रो कर सकते हैं 3 बेसिक कंपोनेंट में, इमोशनल, इन्फॉर्मेशनल एंड बिहेवियरल। कैरियर का मतलब होता है सीक्वेंस एंड वैरायटी ऑफ वर्क रोल पेड और अनपेड दैट इंडिविजुअल अंडरटेक थ्रू देयर लाइफ्स। कैरियर डेवलपमेंट एक यूनिक और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है प्रत्येक इंडिविजुअल को मैनेज करने के लिए लर्निंग, वर्क एंड ट्रांजिशन। कैरियर पाथ एक सीक्वेंस ऑफ जॉब है जिस कारण से दोस्तों शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैरियर गोल को फुलफिल होता है। दोस्तों जो मोस्ट कॉमनली यूज फ्रेमवर्क अंडरस्टैंडिंग लाइफ स्टेज बन गई एरिक्सन ने लाइफ को 8 स्टेज में डिवाइड किया। इसमें 4 है चाइल्डहुड में, 4 है एडल्टहुड में। एडल्टहुड स्टेज रिलेवेंट होता है ये समझने के लिए कि क्या इंडिविजुअल एक्सपेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के कैरियर में। एडोलेसेंस स्टेज में दोस्तों इंडिविजुअल डेवलपमेंट ये होता है कि हम ईगो आइडेंटिटी को अचीव करें। यंग एडल्टहुड स्टेज में दोस्तों वो डेवलप करने लगता है रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑक्यूपेशन। एडल्टहुड स्टेज में दोस्तों इन नॉलेज वैल्यूज कोई आदमी पास होता है नॉलेज से वैल्यूज टू द यंगर कलीग। मैच्योरिटी स्टेज में दोस्तों पर्सन अटेम्प्ट टू अचीव ईगो इंटीग्रिटी बाय एग्जामिनिंग वेदर लाइफ हैज बीन मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग। दोस्तों कैरियर रोल का कंसेप्ट दिया गया डाल्टन थॉमसन और प्राइस का। डाल्टन थॉमसन और प्राइस ने एम्फसाइज किया कि रोल्स एंड रिलेशनशिप के सीक्वेंस को जो कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करते हैं 4 कैरियर में, जैसे अप्रेंटिस, कॉलीग, मेंटर एंड स्पॉन्सर। अप्रेंटिस स्टेज दोस्तों कैरियर का बिगनिंग होता है। एक इंडिविजुअल दोस्तों रूटीन वर्क करता है मेंटर के सुपरविजन में। अप्रेंटिस स्टेज में दोस्तों इंडिविजुअल को एकोमोडेट करना पड़ता है सर्टेन डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी। कॉलीग स्टेज दोस्तों अब एक तरीका होता है, अब स्टार्टिंग होता है दोस्तों कि इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन किया जाए। मेंटर स्टेज सिग्निफाई करता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बिगनिंग को। दोस्तों स्पॉन्सर स्टेज में इंडिविजुअल को ब्रॉड करना पड़ता है अपने पर्सपेक्टिव को और लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। जो एक्सपेक्टेड चेंज है वो इमर्ज होता
होता है जैसे मोमेंट का पैटर्न जो कि होता है लाइफ में, जो कि वर्क से रिलेटेड है। कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो कि ऑक्यूपेशन में इंटर करते हैं, एक प्लान डेवलप करते हैं अपवर्ड मूवमेंट के लिए, इसे कहा जाता है लीनियर कैरियर कंसेप्ट। कुछ इंडिविजुअल दोस्तों एक प्रोफेशन चूज करते हैं, वो हायर स्किल को एक्वायर करते हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं जाना चाहते हायरार्की में, से स्टेडी स्टेट कैरियर कहा जाता है। दोस्तों इन ट्रांजिशनरी पैटर्न में क्या होता है, इंडिविजुअल एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट करता है जो कि प्रीवियस से रिलेटेड नहीं है। स्पाइरल कैरियर में क्या होता है दोस्तों, इंडिविजुअल नया जॉब लेता है, हार्ड वर्क करता है, अच्छा परफॉर्म करता है, स्टेटस में ऊपर जाता है, रैंक में ऊपर जाता है, फिर दूसरा तरह काम करता है, सेम पैटर्न को फॉलो करता है। प्लेट्यू कैरियर के अंदर दोस्तों एक हायर लेवल को रीच करना होता है, जहाँ से एक आदमी स्टार्ट किया और फिर उसी लेवल पे कंटिन्यू करता है। स्किन ने एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दिया था 3 डायमेंशनल मूवमेंट का, वर्टिकल, सर्कमफ्रेंशियल, रेडियल। वर्टिकल मूवमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के अकॉर्डिंग, सर्कमफ्रेंशियल होता है डिफरेंट डिवीजन एंड फंक्शन, और दोस्तों रेडियल मूवमेंट का होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्किन ने एक्सप्लेन किया कोनिकल कैरियर मूवमेंट विच इनकॉर्पोरेट सीक्वेंशियल मूवमेंट इन ऑल द 3 डायमेंशन। सो फ्रेंड्स, कैरियर एंकर के बारे में बताया जा रहा है। लेट्स गो टू कैरियर एंकर। कैरियर एंकर का कंसेप्ट का मतलब होता है कि पर्सनल सेंस ऑफ टाइप ऑफ वर्क इंडिविजुअल वांट टू परस्यू एंड व्हाट दैट वर्क और कैरियर मीन्स टू एन इंडिविजुअल। दोस्तों कैरियर एंकर का मतलब ये होता है कि दैट डेवलप्स ओवर टाइम, और इसके अंदर दोस्तों एक सेल्फ कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व किया जाता है, शेपिंग एन इंडिविजुअल पर्सनल आइडेंटिटी और सेल्फ इमेज, जिसके अंदर टैलेंट, स्किल, एबिलिटीज इंक्लूडेड होते हैं। कैरियर प्लानिंग दोस्तों ये होता है कि आप इस एम्प्लॉय के एस्पिरेशन को स्ट्रक्चर करें अपवर्ड मूवमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। कैरियर काउंसलिंग प्रोसेस जो कि हेल्प करता है ये जानने के लिए, समझने के लिए खुद को एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क। स्पाइरल कैरियर पैटर्न दोस्तों एम्प्लॉय को अलाउ करता है कि वो सीरीज ऑफ लैटरल मूवमेंट ले सके। स्टेडी स्टेट व्यू या कैरियर कंसेप्ट दोस्तों कैरियर को लाइफ लॉन्ग इन्वॉल्वमेंट के रूप में देखता है। लीनियर कैरियर कंसेप्ट डिफाइन करता है कैरियर को स्टेडली अपवर्ड मूवमेंट और सम क्लियरली डिफाइंड लैडर। कैरियर एंकर एक कॉम्बिनेशन होता है परसीव्ड एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस का, मोटिव्स का एंड वैल्यूज़ का। सेल्फ को कैटेगराइज कर सकते हैं 2 पार्ट में, पैटर्न सेल्फ और इनर सेल्फ में। दोस्तों पैटर्न सेल्फ को कहा जाता है एक्सटर्नल सेल्फ, जो कि इसके अंदर कॉम्प्राइज होता है इंडिविजुअल के आइडेंटिटी को और फिजिकल फीचर्स को। दोस्तों बताया जा रहा है इनर सेल्फ सिग्निफाई करता है बिहेवियर पैटर्न को, वैल्यूज़ को या दूसरे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, जिसके अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप मैच्योर पर्सनैलिटी को डेवलप करें क्योंकि अलग अलग टास्क और सिचुएशन को हैंडल कर सके। लोकस ऑफ कंट्रोल एक दोस्तों साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसके अंदर जिसका मतलब होता है कि कितना स्ट्रांगली पीपल बिलीव करते हैं कि उनके पास कंट्रोल है सिचुएशन के ऊपर। सेल्फ एफिकेसी दोस्तों इट अफेक्ट्स टास्क एफर्ट, परसिस्टेंसी, एक्सप्रेस इंटरेस्ट एंड द लेवल ऑफ गोल्स। सेल्फ अवेयरनेस दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस को कहा जाता है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ऑन इमोशन इज अ क्रिटिकल इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल। सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ मैनेजमेंट इज द सेकंड ऑफ द 3 की एरिया ऑफ पर्सनल स्किल। दोस्तों बताया जा रहा है कि सेल्फ रेगुलेशन एक कंसर्न है कि कैसे कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं अपने को, अपने इमोशन को। सेल्फ मोटिवेशन के अंदर पर्सनल ड्राइव होता है ताकि इंप्रूव करें, अचीव करें कमिटमेंट टू आवर गोल। एम्पैथी दोस्तों एक एबिलिटी होता है कि फील कर सकें क्या दूसरे लोग फील कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस दोस्तों एबिलिटी होता है कि अपने इमोशन को मैनेज करें। दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस में सोशल स्किल का मतलब होता है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है पावर के रिगार्डिंग व्हाट इज पावर। सो पावर इज अ मेजर ऑफ पर्सन पोटेंशियल टू गेट अदर टू डू व्हाट ही और सी वांट टू डू। फिर फ्रेंड्स कोर्सिव पावर का मतलब होता है कि लीडर या मैनेजर जो है कोर्स कर रहे हैं ताकि थ्रेटन कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, पुनिटिव एक्शन इनिशिएट कर रहे हैं। लेजिटिमेट या पोजिशनल पावर का मतलब होता है कि पावर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड डेलीगेशन फ्रॉम टॉप। एक लीडर मैनेजर को कहा जाता है कि रिवार्ड पावर है यदि दोस्तों उससे पोटेंशियल एबिलिटी है कि रिवार्ड कर सके वर्दी बिहेवियर को। रेफरेंट पावर दोस्तों कुछ मैनेजर जो है एडिकेट रिस्पेक्ट लेते हैं दूसरे एम्प्लॉय से और 2 जो है फॉलोअर हो जाते हैं ऐसे मैनेजर का। रेफरेंट पावर दोस्तों लार्जली रेस्ट करता है ट्रस्ट पे। एक्सपर्ट पावर दोस्तों एक पर्सन गेन करता है पावर को बाय द वर्च्यू ऑफ इज नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, प्रैग्मेटिज्म एंड क्रेडिबिलिटी। नॉलेज पावर क्या होता है दोस्तों, रिफ्लेक्टेड पावर क्या है, चरिस्मेटिक पावर क्या है, प्लीज गो थ्रू एंड व्हाट इज इमोशनल पावर। 3 बेसिक इंटरपर्सनल नीड्स होते हैं जो कि इंटरेक्शन में इंप्लाइड होते हैं, वो इंक्लूजन है, कंट्रोल है और अफेक्शन है। दोस्तों इंटरपर्सनल नीड फॉर इंक्लूजन को डिफाइन किया जाता है बिहेवियरली एज द नीड टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप विद द पीपल। दोस्तों फीलिंग के लेवल की बात करें तो फीलिंग पे लेवल पर जो इंक्लूजन का नीड होता है इसका मतलब ये होता है कि आप इस्टेब्लिश करें, मेंटेन करें म्यूचुअल इंटरेस्ट के फीलिंग को। ट्रांजेक्शन एनालिसिस दोस्तों एक कंसेप्ट है जो कि डेवलप किया गया एरिक बर्न के द्वारा। और दोस्तों ट्रांजेक्शन एक कॉम्बिनेशन होता है स्टिमुलस का इन रिस्पॉन्स टू एन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। किसी इंडिविजुअल का जो पर्सनैलिटी है इसके अंदर दोस्तों कलेक्शन ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जो कि डेवलप होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो बिहेवियर पैटर्न होता है उसको डिफरेंट डिग्रीज में इवॉल्व कर सकते हैं। वो 3 ईगो स्टेट में कन्फर्म होता है। पहला होता है पेरेंट, दूसरा होता है एडल्ट, तीसरा होता है चाइल्ड। जो पेरेंट ईगो स्टेट होता है वो रेगुलेट करता है बिहेवियर को और नर्चर करता है इसे। फिर दोस्तों जो हमारा एडल्ट ईगो स्टेज होता है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है। जो चाइल्ड ईगो स्टेज होता है वो क्रिएटिविटी,
क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, रिएक्शन और फिर दोस्तों इन सभी से रिलेटेड होता है। जो पेरेंट ईगो स्टेज होता है वो रिजल्ट होता है मैसेजेस का, जो लोग रिसीव करते हैं अपने पेरेंट्स से, एल्डर से, टीचर से या दूसरे से अपने चाइल्डहुड के दौरान। दो तरह के पेरेंट ईगो होते हैं, नर्चरिंग पेरेंट और क्रिटिकल पेरेंट। नर्चरिंग पेरेंट एक तरह का पार्ट ऑफ पर्सन होता है जो कि अंडरस्टैंडिंग होता है, केयरिंग होता है दूसरे लोगों के बारे में। क्रिटिकल पेरेंट बिहेवियर दोस्तों को क्रिटिसाइज करता है दूसरे को फॉर देयर अनडिजायरेबल बिहेवियर। एडल्ट ईगो स्टेज दोस्तों बिहेवियर को इवोक करता है, जिसको डिस्क्राइब कर सकते हैं लॉजिकल, रीजनेबल, रैशनल एंड इवन इमोशनल। दोस्तों एक चाइल्ड ईगो स्टेज कंसर्न होता है बिहेवियर का, क्योंकि अपेयर होता है जब कोई पर्सन रिस्पॉन्ड करता है इमोशनली। एक पर्सन का चाइल्ड के अंदर नेचुरल इम्पल्स होते हैं, एटीट्यूड होते हैं जो कि एक्सपीरियंस से वो सीखता है। एक चाइल्ड ईगो स्टेज को क्लासीफाई कर सकते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड, नेचुरल चाइल्ड और लिटिल प्रोफेसर में। दोस्तों चाइल्ड स्टेज का वो पार्ट जो कि अडेप्ट करता है क्या किया जाना चाहिए दूसरे को। फिर दोस्तों नेचुरल चाइल्ड ट्राई टू एंजॉय एवरी बीट एंड टेक द थिंग एज इट कम। जो लिटिल प्रोफेसर होता है वो थिंकिंग पार्ट होता है चाइल्ड का, ये क्रिएटिव है, इंट्यूटिव है, इमेजिनेटिव है और दोस्तों एक्सपेरिमेंटेशन करता है। यदि ट्रांजिशन कॉम्प्लीमेंट्री है यानी पेरेंट टू चाइल्ड है एंड बैक फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट है, एडल्ट टू एडल्ट है, तो सिचुएशन को क्लासीफाई कर सकता है डिजायरेबल। दोस्तों यदि ट्रांजिशन क्रॉस है यानी पेरेंट टू चाइल्ड है, अगेन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड है, तो ये डिजायरेबल सिचुएशन नहीं है। तो ये प्रोसेस है समझने का ईगो स्टेट को, वो ये है कि आप नेसेसरी मॉडिफिकेशन कीजिए किसी के बिहेवियर में। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी है, वो गियर होता है अचीवमेंट ऑफ गोल के प्रति, उसे टीम माना जाता है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस एक टेक्निक है जो कि हेल्प करता है समझने में कि दूसरे पर्सन का बिहेवियर कैसा है, ताकि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके। ह्यूमन बिहेवियर को समझना दोस्तों इससे क्या होता है, मोटिवेट करना, गाइड करना, दूसरे लोगों को डायरेक्ट करना होता है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस स्टडीज ट्रांजैक्शन अमंग पीपल एंड अंडरस्टैंड देयर इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, जब भी आप दोस्तों अराउंड पीपल हैं तो आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन के अंदर जैसे आप दूसरे से रिलेट करना, फीलिंग को एक्सचेंज करना, ये सभी आता है। ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब दोस्तों फोर्स का स्टडी करना किसी ग्रुप के अंदर। दोस्तों सोशल प्रोसेस के थ्रू पीपल इंटरेक्ट करते हैं दूसरे से, उसे कहा जाता है ग्रुप डायनेमिज्म। 5 स्टेज है ग्रुप डेवलपमेंट का, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। फॉर्मिंग में दोस्तों ग्रुप एक साथ आता है ताकि पहली बार के लिए। स्टॉर्मिंग दोस्तों सेकंड स्टेज है टीम डेवलपमेंट का, जहाँ पे ग्रुप जो है एक दूसरे एक साथ सॉर्ट आउट करना स्टार्ट हो जाता है और दूसरे का ट्रस्ट गेन करना स्टार्ट होता है। दोस्तों नॉर्मिंग में क्या होता है कि जो कंसेंसस है वो डेवलप होता है कि कौन लीडर है और लीडर क्या है और इंडिविजुअल मेंबर के रोल के रिगार्डिंग। एडजॉर्निंग में दोस्तों बहुत सारा टीम गोल्स को एकम्प्लिश कर लिया जाता है, इसे हम लोग कन्फॉर्मिंग भी कहते हैं। परफॉर्मिंग स्टेज में दोस्तों कंसेंसस और कॉपरेशन को वेल एस्टेब्लिश होता है और टीम मैच्योर होता है, ऑर्गेनाइज होता है और वेल फंक्शनिंग होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कैपेबिलिटी एक पर्सन का, ताकि वो मैनेज करे और कंट्रोल करे अपने इमोशन को। 5 कंपोनेंट होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा है सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल। सेल्फ अवेयरनेस एक एबिलिटी होता है कि आप रिकॉग्नाइज करें, समझें या एक पर्सन के मूड को, इमोशन को, ड्राइव को। सेल्फ रेगुलेशन दोस्तों एक क्षमता होती है कि आप कंट्रोल करें या रीडायरेक्ट करें डिस्ट्रक्टिव इम्पल्स को और मूड्स को और प्रोपेंसिटी को। सेल्फ मोटिवेशन एक पैशन होता है कि आप रीजन के लिए काम करें जो कि पैसा के बियॉन्ड आता है, स्टेटस के बियॉन्ड आता है, प्रोपेंसिटी के बियॉन्ड आता है। सोशल स्किल दोस्तों आप रिलेशनशिप को मैनेज करने में यदि प्रोफिशिएंट हैं और नेटवर्क को बिल्ड करने में प्रोफिशिएंट हैं, आपके पास क्षमता है कि आप कॉमन ग्राउंड को समझें, रैपॉर्ट बिल्ड करें, ये सोशल स्किल कहलाता है। मोराल एक जनरल मूड होता है पर्सन का कि क्या वो कॉन्फिडेंट है, मोटिवेटेड है या टास्क को परफॉर्म करने के लिए विलिंग है। टैलेंट एक विजुअल फेस होता है ह्यूमन रिसोर्स का और डायनामिक और स्ट्रेटजिक एक्टिविटी होता है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट का। एकेडमिक लेवल की बात करें तो टैलेंट 3 C के बराबर है। कॉम्पिटेंस डील करता है हेड और माइंड से, कमिटमेंट जो कि डील करता है हैंड और फीट से, कंट्रीब्यूशन जो कि डील करता है हार्ट से। दोस्तों टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप रिक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल को एंटिसिपेट कर लें किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उन सभी नीड्स को मीट करने के लिए प्लान करें। टैलेंट मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता होती है कि वो रिक्रूट करे, रिटेन करे, प्रोड्यूस करे मोस्ट टैलेंटेड एम्प्लॉय जो कि जॉब मार्केट में अवेलेबल है। सक्सेशन प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं नए लीडर को जो कि रिप्लेस कर सकते हैं ओल्ड लीडर को जब वो छोड़ दें, रिटायर कर दें या उनका डेथ हो जाए। दोस्तों सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है एक बिजनेस स्ट्रेटजी जो कि कंपनी यूज करती है ताकि लीडरशिप रोल को पास कर सके दूसरे एम्प्लॉय तक। सक्सेशन प्लानिंग इंश्योर करता है कि बिजनेस जो है स्मूथली रन करे, बिना इंटरप्शन का रन करे। जो बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्सन। दोस्तों ये रिजल्ट है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रोसेस। दोस्तों जो एम्प्लॉय बिहेवियर होता है ये जो टर्म है इसका मतलब होता है किस तरीके से एम्प्लॉय रिस्पॉन्ड करते हैं किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांस को। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को एक वर्क प्लेस में। तो दोस्तों एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है कर्ट लुईन, इनके द्वारा कहा गया है कि बिहेवियर जो है
पर्सन का फंक्शन होता है और इन्वायरमेंट का फंक्शन होता है। ट्रेड्स दोस्तों परमानेंट होता है। और दोस्तों टाइप ए तरह के जो मैनेजर का कैबिन होता है वो अनटाइडी होता है, मैसी अपीयरेंस देता है। टाइप बी पर्सनैलिटी जो होते हैं वो सिस्टमेटिक होते हैं, मेथोडिकल होते हैं अपने डे टू डे वर्क में। दोस्तों साइको एनालिटिकल थ्योरी यानी पीटी ये प्राइमरली बेस्ड होता है फ्रोडियन कंसेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। दोस्तों आईडी एक फाउंडेशन होता है अनकॉन्शियस का, ये स्ट्राइव करता है सेक्सुअल प्लेजर के लिए, दूसरे बायोलॉजिकल प्लेजर के लिए। ईगो एक कॉन्शियस नेचर होता है और ये रिलेट करता है हमारे कॉन्शियस अर्ज को ताकि आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। दोस्तों सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो हाईएस्ट लेवल है, हायर लेवल रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, जिसको डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी पर्सन के कंसाइंस को। ट्रेट थ्योरी बिलीव करता है कि किसी पर्सन का जो ट्रेट है जो कि उसके पर्सनैलिटी को डिसाइड करेगा, उसके बिहेवियर को डिसाइड करेगा, वो उस पर्सन के अंदर इनहेरेंट है। सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी बिलीव करता है कि जो पर्सनैलिटी है, जो बिहेवियर है, वो एक ग्रेट एक्सटेंट डिटरमाइन किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा। हमारे पास इमेज होता है, हमारा खुद का इमेज होता है दोस्तों, और हमारा एक्शन वुड बी कंसिस्टेंट विद दैट इमेज। हमारा एक्शन जो भी होगा वो उस इमेज से कंसिस्टेंट होगा। कार्ल रोजर्स ये क्लोजली एसोसिएटेड है सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी से। सोशल लर्निंग थ्योरी बिलीव करता है कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो रिजल्ट है सोशल वेरिएबल का और बायोलॉजिकल फैक्टर्स का। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है पर्सनैलिटी को, वो है रोल ऑफ ब्रेन। मोटिवेशन ड्राइव किया गया है मोवेयर। मोवेयर का मतलब होता है टू मूव। मोटिवेशन एक ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन का मतलब होता है किस एक्सटेंट तक, कितनी क्षमता है, कितनी विलिंगनेस है किसी एम्प्लॉय की कि वो ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर सके। मोटिवेशन डायरेक्टेड होता है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, ताकि हम किसी की ओर डायरेक्टेड होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स की ओर। मोटिवेशन का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है जॉब परफॉर्मेंस पे। मोटिवेशन के अंदर बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव फोर्सेज आते हैं जो कि बिहेवियर को एक्टिवेट करते हैं। मोटिवेशन एक प्रोसेस है जो कि इनर स्टेट ऑफ पर्सन से स्टार्ट होता है और नीड फुलफिलमेंट तक एंड होता है। दोस्तों लेवल ऑफ मोटिवेशन किसी भी एम्प्लॉय का जज किया जा सकता है उसकी एक्चुअल वर्क बिहेवियर से। साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल में दोस्तों वर्कर को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मैनेजमेंट थ्योरी को एक्सेप्ट करे ताकि किसी के लिए हायर वेजेस के लिए। ह्यूमन रिलेशन मॉडल में वर्कर को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक्सेप्ट करे मैनेजमेंट थ्योरी को, क्योंकि दोस्तों सुपरवाइजर उन्हें ट्रीट करते हैं कंसिडरेशन के साथ। अब्राहम मास्लो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है यूएसए से, उन्होंने सबमिट किया कि 5 बेसिक नीड होते हैं किसी ऑर्डर ऑफ हायरार्की में। पहला होता है दोस्तों फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, फिर दोस्तों सोशल नीड्स, और उसके बाद दोस्तों सेल्फ स्टीम नीड्स, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक सेट ऑफ मेथड्स है, टेक्निक्स है जो कि अप्लाई किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क में एट द ऑपरेटिंग लेवल। जो टेलर्स का जो लॉजिकल और रैशनल अप्रोच है मैनेजमेंट का, वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों लोग प्राइमरली मोटिवेटेड होते हैं इकोनॉमिक कंसिडरेशन से। दोस्तों ईआरजी थ्योरी किससे बेस्ड होता है, लेट्स डिस्कस। ईआरजी थ्योरी बेस्ड होता है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ पे। ईआरजी थ्योरी का कंसेप्ट दिया गया था क्लेटन एंड एल्डरफर्ड के द्वारा। ईआरजी थ्योरी के अकॉर्डिंग दोस्तों जितने भी 3 नीड्स हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ये थ्योरी ने प्रपोन किया एक नए डायमेंशन को, इसे फ्रस्ट्रेशन रेग्रेशन कहा जाता है। जो कंसेप्ट है नीड सेटिस्फैक्शन का, जो कि फ्रस्ट्रेशन का राइज होता है, वो बेसिक कंसेप्ट है ईआरजी थ्योरी का। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी डेवलप किया गया डेवर्ड सी मैकलैंड और उसके एसेट के द्वारा। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 नीड्स होते हैं, एक होता है अचीवमेंट का, एक होता है पावर का, एक होता है एफिलिएशन का। दोस्तों वीरूम का एक्सपेक्टेंसी मॉडल का बहुत सारा नाम है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटैलिटी थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, वैलेंस इंस्ट्रूमेंटैलिटी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। वीरूम का जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो डेवलप किया गया था विक्टर एच वीरूम के द्वारा। एक्सपेक्टेंसी मॉडल बेस्ड होता है बिलीफ पे कि मोटिवेशन डिटरमाइन किया जाता है रिवार्ड, किस तरह का रिवार्ड का नेचर जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपने जॉब परफॉर्मेंस के रिजल्ट के कारण। वैलेंस एक वैल्यू होता है जो कि पर्सन असाइन करते हैं अपने डिजायर्ड रिवार्ड से। एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये कहता है कि मोटिवेटेड रहने के लिए इंडिविजुअल को परसीव करना पड़ेगा कि उनका रिवार्ड जो वो रिसीव करेंगे अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए। दोस्तों एडम्स का जो इक्विटी थ्योरी है मोटिवेशन है, इसने प्रपोज किया कि मोटिवेशन टू एक्ट डेवलप आफ्टर द पीपल कंपेयर इनपुट और आउटकम विद द आइडेंटिकल रेशियोज इन कंपैरिजन टू दोज अदर पर्सन। दोस्तों पॉटर और लोअर का जो मॉडल का एलिमेंट है वो एफर्ट है, परफॉर्मेंस है, सेटिस्फैक्शन है। रिवार्ड 2 तरह का हो सकता है, इंट्रिंसिक रिवार्ड, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड। रिइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बेस्ड है लॉ ऑफ एफर्ट से, जो कि यहाँ पे बिहेवियर को सेलेक्ट किया जाता है उसके कॉन्सिक्वेंस के द्वारा। रिइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को प्रपोज किया गया BF स्किनर के द्वारा। जो ऑपरेंट कंडीशनल अप्रोच है वो एडवोकेट किया गया BF स्किनर के द्वारा। दोस्तों बताया जा रहा है कि बिहेवियर रिस्पॉन्स होता है दोस्तों जो कि हमारा इंटरनली हो रहा है या एक्सटर्नली हो रहा है। मोटिव्स दोस्तों मोटिव को डिफाइन किया जाता है नीड, वांट, ड्राइव्स और इम्पल्सेस विद इन इंडिविजुअल। मोटिव और नीड का मतलब होता है कुछ भी चीज़ जो कि इंडिविजुअल के अंदर है। गोल्स आउटसाइड हो सकता है, आउटसाइड इंडिविजुअल हो सकता है। गोल्स ऐसा कुछ होता है जो कि होप किया जाता है, रिवार्ड विच मोटिव्स आर डायरेक्टेड। दोस्तों जॉब इनलार्जमेंट का मतलब होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब डालें सेम लेवल का, ताकि डाइवर्सिफाई कर सके पर्सन के स्किल को।
जॉब रोटेशन का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय को शिफ्ट करें एक जॉब से दूसरे जॉब में सेम लेवल पे, ताकि दोस्तों जिसका अलग फंक्शनैलिटी है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में एक टूल है जो कि अवेलेबल है ताकि आप मोटिवेशन लेवल को बढ़ा सकें एम्प्लॉय का। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप रिप्रेजेंटेटिव को एसोसिएट कर रहे हैं हर एक स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग में। क्वालिटी वर्क लाइफ का मतलब कि किस डिग्री तक मेंबर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो इंपॉर्टेंट पर्सनल नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। दोस्तों रोल का मतलब होता है सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न एट्रीब्यूटेड टू समवन ऑक्युपाइंग ए गिवन पोजीशन इन अ सोशल यूनिट। रोल दोस्तों पोजीशन एक रिलेशनल और पावर रिलेटेड कंसेप्ट है, लेकिन रोल एक ऑब्लिगेशन कंसेप्ट है। रोल ओवरलोड एक स्पेसिफिक स्ट्रेसर है जो कि रिफ्लेक्ट करता है परसेप्शन को दैट डिमांड ऑफ वन वर्क रोल एक्सीड पर्सनल रिसोर्स। रोल इरोजन क्या होता है दोस्तों कि किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी में घटना, ठीक है, या फीलिंग होना कि नॉट बीइंग फुल्ली यूटिलाइज, कि एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन का जो ट्रेट होता है एज आर द सेंट्रल डायमेंशन इन ह्यूमन पर्सनालिटी थ्योरी। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि हेरिडिटी का मतलब होता है जेनेटिक हेरिटेज पास डाउन आवर बाय बायोलॉजिकल पेरेंट्स। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब इंडिविजुअल का परसेप्शन अबाउट द अंडरलाइंग मेन कॉज ऑफ इवेंट इन हिज और हर लाइफ। दोस्तों पर्सनैलिटी रेफर्स टू द एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर दैट कंपेयर्स अ पर्सन यूनिक एडजस्टमेंट टू लाइफ इंक्लूडिंग मेजर ट्रेट्स, इंटरेस्ट, ड्राइव्स, वैल्यूज, सेल्फ कॉन्सेप्ट। दोस्तों साइको एनालिसिस एक मेथड है जो कि एक्सप्लेन करता है, जिसमें आप एक्सप्लेन करना होता है, आप ट्रीट करते हैं मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर को। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि सेल्फ इस्टीम का मतलब होता है कि कैसे हम खुद को वैल्यू करते हैं और अपने आप को परसीव करते हैं। रोल एम्बिग्यूटी का मतलब कि क्लैरिटी का लैक होना, अंडरस्टैंडिंग का लैक होना। रोल कोपिंग का मतलब दोस्तों कंसर्स स्ट्रैटेजी होता है जिससे आप अनप्लेजेंट इमोशन को रिड्यूस कर सकते हैं। रोल एफिकेसी दोस्तों पोटेंशियल इफेक्टिवनेस है किसी रोल का। दोस्तों रोल मेकिंग कैरेक्टराइज करता है कि कैसे पर्सन एक रोल को प्ले करेगा, कैसे वो ट्रांसफॉर्म करेगा एक्सपेक्टेशन को। दोस्तों फिर परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड एड्स अप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है दोस्तों कि टोटल रिवार्ड का 6 एलिमेंट्स होते हैं: कॉम्पेंसेशन, बेनिफिट्स, वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस, रिकॉग्निशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड टैलेंट डेवलपमेंट। दोस्तों STRS फुल फॉर्म है स्पेशल थैंक्स एंड रिकॉग्निशन सिस्टम। तो ये ताज ग्रुप ने ये STRS क्रिएट किया था जो कि कस्टमर के डिलाइट को लिंक करता है एम्प्लॉय के रिवार्ड से। दोस्तों फेयर वेज क्या होता है कि मिनिमम वेज और एक ऐसा वेज जिसको डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी का, इसके बीच का होता है ये फेयर वेज। दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 का कि हम अननेसेसरी डिले को अवॉइड करें वेज पेमेंट में। मिनिमम वेज एक्ट 1948 का एम है कि मिनिमम वेज को फिक्स किया जाए वर्कर के लिए। जॉब इवैल्यूएशन दोस्तों एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप एसेस कर सकते हैं किसी जॉब के रिलेटिव वर्क को। पॉइंट रैंकिंग मेथड दोस्तों मोस्टली वाइडली यूज़ किया जाता है, मोस्ट वाइडली यूज मेथड है जॉब इवैल्यूएशन का। दोस्तों पॉइंट रैंकिंग मेथड के अंदर प्रत्येक जॉब के की फैक्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर सब फैक्टर को डिटरमाइन किया जाता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मैनेजमेंट पता करती है कि कितना इफेक्टिव है ये हायर करने में और एम्प्लॉय को प्लेसमेंट करने में। MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये इसका एम है कि मिनिमाइज करें एक्सटर्नल कंट्रोल को और एम्फसाइज करें मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। MBO का ऑब्जेक्टिव है कि हम बिहेवियर को चेंज करें, एटीट्यूड को चेंज करें ताकि हम रिजल्ट हमें मिले। दोस्तों ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मॉडल, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं उन्हें ह्यूमन कैपिटल के रूप में ट्रीट किया जाता है। दोस्तों बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल यानी BARS एक अप्रेजल टेक्निक है। 360 डिग्री अप्रेजल मेथड में दोस्तों अप्रेजल जो है सीनियर्स, कलीग, सबऑर्डिनेट, सप्लायर, कस्टमर ये सभी लोग करते हैं। 720 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में दोस्तों एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो मेजर किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, टारगेट को सेट किया जाएगा फर्स्ट अप्रेजल में। दोस्तों हेलो इफेक्ट एक टेंडेंसी होता है पॉजिटिव इंप्रेशन का किसी पर्सन का कंपनी पे, कंट्रीज़ पे, ब्रांड पे या पर्सन का किसी एरिया में, ठीक है। सो इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस वन ओपिनियन और फीलिंग इन अदर एरिया। हॉर्न इफेक्ट दोस्तों क्लोजली रिलेट करता है हेलो इफेक्ट को। स्ट्रिक्ट रेटिंग में दोस्तों रेटर जो है रेटिंग देता है लोअर देन द सबऑर्डिनेट। लीनियंट रेटिंग में दोस्तों रेटर जो है रेटिंग देता है हाई रेटिंग देता है। सेंट्रल टेंडेंसी के मेथड्स में अप्रेजल जो है रेट करते हैं सारे एम्प्लॉय को एज एवरेज परफॉर्मर। पर्सनल बाइस का मतलब क्या होता है, किस तरह से सुपरवाइजर फील करते हैं कि प्रत्येक इंडिविजुअल जो कि उनके अंदर काम कर रहा है वो कैसा वर्क कर रहा है, दैट्स कॉल्ड पर्सनल बाइसेस। पर्सनल बाइसेस स्टेम हो सकता है बहुत सारे सोर्स से, जैसे इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम कलीग, कंसिडरेशन ऑफ फेथ एंड थिंकिंग। दोस्तों बताया जा रहा है रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है। देखिए रेटिंग इन्फ्लुएंस होता है रिसेंट बिहेवियर से, जो कॉमनली डिमॉन्स्ट्रेट बिहेवियर है उसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इसे कहा जाता है रिसेंसी इफेक्ट। सिमिलर टू मी, कंट्रास्ट इफेक्ट, ऑल दिस थिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपैथी इफेक्ट दोस्तों कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेंस दो डिस्टिंक्ट अप्रोच है HRM के कॉन्टेक्स्ट में। कॉम्पिटेंसी एक पर्सन ओरिएंटेड बिहेवियरल अप्रोच है, कॉम्पिटेंस एक टास्क ओरिएंटेड फंक्शनल अप्रोच है। कॉम्पिटेंसी मैपिंग एक तरीका है जिसके थ्रू आप स्ट्रेंथ को एसेस कर सकते हैं, वीकनेस को एसेस कर सकते हैं किसी वर्कर का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का। दोस्तों
इंट्रे या इन बास्केट एक्सरसाइज एक सिमुलेशन एक्सरसाइज होता है जो कि डे टू डे डिसीजन मेकिंग सेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कॉम्पा रेशियो। कॉम्पा रेशियो एक मेजर्स है। अच्छा, इससे पहले BI समझ लीजिए। BI होता है बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू, एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू टेक्निक होता है जिससे आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं पास्ट बिहेवियर के बारे में। कॉम्पा रेशियो एक मेजर है जो कि एक्सप्रेस करता है करंट पे रेट को एज अ परसेंटेज ऑफ रेंज मिड पॉइंट। दोस्तों कॉम्पा रेशियो पे हमने केस स्टडी कर रखा है अपने मॉक टेस्ट में। यदि आप मॉक टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द डिटेल रिगार्डिंग द मॉक टेस्ट। सो फ्रेंड्स, कॉम्पा रेशियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इट्स मेजर्स दैट एक्सप्रेस करंट पे रेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ रेंज मिड पॉइंट। कैसे कॉम्पा रेशियो निकालेंगे? तो करंट सैलरी को नॉमिनेटर में लिख दीजिए, मार्केट एवरेज को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए इनटू 100। दिस इज कॉल्ड कॉम्पा रेशियो, शॉर्ट है कॉम्पेंसेशन रेशियो। दोस्तों कॉम्पा रेशियो से आप एक्सेस कर सकते हैं किसी एम्प्लॉय के पे की इफेक्टिवनेस को। यदि कॉम्पा रेशियो 100 है, इसका मतलब दोस्तों आप एम्प्लॉय को फुल मार्केट वैल्यू में पे कर रहे हैं। RACE का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रिकॉग्निशन एंड कैरियर इन्हांसमेंट। ये 4 बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। पैशन, प्राइड, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है जिसका एम है कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक पॉलिसी है बाय विच मैनेजमेंट डिवोट करते हैं अपने टाइम को ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके वैसे सिचुएशन को यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट डिफर करता है प्लान रिजल्ट से। साइकोमेट्रिक टेस्ट एक टेस्ट होता है जो कि किसी के पर्सनैलिटी को, मेंटल एबिलिटीज़ को, ओपिनियन को, इन सभी को दर्शाता है। दोस्तों BI बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यूइंग एक टेक्निक है जो कि कैंडिडेट से पूछता है एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करो, एक एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करो जो कि उसे प्रीवियस जॉब में था। नॉलेज मैनेजमेंट होता है कि आप स्टोर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एक्युमुलेटेड कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग को। दोस्तों देखिए 3 V's है, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी। गार्टनर ने एनालिसिस ने कम्स अप विद 3 V's। गार्टनर का जो बिग डेटा थ्योरी है इसमें कहा गया है कि हाई वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, इंफॉर्मेशन एसेट दैट डिमांड्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस। दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब कोई इंडिविजुअल या ग्रुप जो है वो ऑप्टेन नहीं कर रहे जो चाह रहे हैं। फ्रॉड एक इंटेंशनल डिसेक्टिव एक्शन होता है। कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों शार्प एग्रीमेंट होता है, अपोजिशन ऑफ इंटरेस्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन कर सकते हैं इंडिविजुअल के बीच में क्लैश जो कि उनके डिफरेंट इन थॉट प्रोसेस के कारण होता है। दोस्तों 3 तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो कि वर्कप्लेस में फाइंड करते हैं। टास्क कॉन्फ्लिक्ट क्या, देखिए कॉन्फ्लिक्ट का 3 टाइप क्या है, क्योंकि टास्क से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वैल्यू से रिलेटेड है। टास्क कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है दोस्तों कि टास्क कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डिफरेंसेस होते हैं वर्क डिटेल के रिगार्डिंग, गोल्स के रिगार्डिंग। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट एक तरह का पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि डेवलप होता है ओवर डिसएग्रीमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है फंडामेंटल डिफरेंस इन द लाइफ एक्सपेरिमेंट, कल्चर, आइडेंटिटीज, वैल्यूज एंड बिलीफ। गोल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब अटेनमेंट ऑफ वन गोल एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग अदर। फ्रस्ट्रेशन तब होता है जब कोई मोटिवेटेड ड्राइव ब्लॉक किया जाए बिफोर पर्सन रीचिंग द डिजायर्ड गोल। दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक अप्रोच है, स्ट्रेटजी है जिसका मेन एम है कि पॉजिटिव आउटकम के प्रति एंड रिजोल्यूशन अमॉन्ग्स द पार्टीज। नेगोशिएशन हेल्प करता है कि एक हेल्दी बैलेंस को क्रिएट कर सकें गिविंग और गेटिंग के बीच में। BATNA का फुल फॉर्म होता है बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मर्जिंग होता है 2 टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर का। HRIS दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, एक मेजर मॉडर्न HR टूल है ताकि सॉर्ट कर सके, डेवलप कर सके, रिट्रीव कर सके एम्प्लॉय के डेटा को। HRMS दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कॉम्बिनेशन होता है सिस्टम का और प्रोसेस का जो कि कनेक्ट करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को HR सॉफ्टवेयर के माध्यम से। EHRM को डिफाइन कर सकते हैं प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बोथ नेटवर्किंग एंड सपोर्टिंग द HR एक्टिविटीज। ऑपरेशनल EHRM का मतलब होता है मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ HR डिवीजन। रिलेशनल EHRM को कहा जाता है सोशल EHRM। ये कंसर्न होता है सपोर्टिंग बिजनेस प्रोसेस, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। इट रिलेट्स टू द शेयरिंग ऑफ डेटा विद मैनेजर एंड अदर कंसर्न एम्प्लॉइज। दोस्तों बताया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशनल EHRM स्ट्रेटजिक HR एक्सरसाइज है जैसे कि नॉलेज मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक रीओरिएंटेशन। वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग VILT एक इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग है जो कि कन्वर्ट किया जाता है ऑनलाइन डिलीवरी के लिए। एक लर्निंग सिस्टम का बेस्ड होता है फॉर्मलाइज लर्निंग बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्निक सुपर इम्पोज करता है डिजिटल कंटेंट को रियल लाइफ इन्वायरमेंट में यूजिंग द डिवाइस, कैमरा एंड माइक्रोफोन। वर्चुअल रियलिटी टेक्निक यूजर इंटरेक्ट कर सकते हैं, इमर्स कर सकते हैं खुद को सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में VR हेडसेट के माध्यम से। HR एनालिटिक्स से कलेक्शन है, एप्लीकेशन है टैलेंट डेटा को ताकि इंप्रूव कर सके क्रिटिकल टैलेंट को और बिजनेस आउटकम को। बिग डेटा को डिफाइन कर सकते हैं डेटा सेट जहाँ पे साइज या टाइप जो है इज बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस। डेटा माइनिंग एक प्रोसेसिंग है प्रोसेसिंग ऑफ फाइंडिंग हिडन इन्फॉर्मेशन एंड पैटर्न इन डिफरेंट डेटा सेट। डेटा वेयर हाउसिंग दोस्तों एक लार्ज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। क्रेडिट को ग्रांट किया जाता है अपने मेरिट पे। तो नाउ लेट्स कम टू द मॉड्यूल नंबर C। देखिए जो लैंडिंग प्रोसेस होता है किसी
बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में वो बेस्ड होता है कोर प्रिंसिपल, जैसे सेफ्टी, लिक्विडिटी, डाइवर्सिटी, स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। क्रेडिट को ग्रांट किया जाता है अपने मेरिट पे, ये रिगार्ड होता है सेफ्टी, लिक्विडिटी पर्पस के रिगार्डिंग। सिक्योरिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं पर्सनल एंड टेंजिबल या प्राइमरी एंड कोलेट्रल। दोस्तों पर्सनल सिक्योरिटी का मतलब पर्सनल लायबिलिटी होता है बॉरोवर का या गारंटर का। टेंजिबल सिक्योरिटी ऐसा कोई सिक्योरिटी होता है जिसको रियलाइज किया जाता है सेल के माध्यम से। प्राइमरी सिक्योरिटी वो होता है जिसको मेन कवर के रूप में रिगार्ड किया जाता है एडवांस के लिए। एडिशनल या कोलेट्रल सिक्योरिटी एक तरह का सिक्योरिटी और प्राइमरी सिक्योरिटी। दोस्तों FLPC यानी फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस कोड, ये दोस्तों आया था नवंबर 2003 में। FLPC को दोस्तों रखा गया रिटेल क्रेडिट के लिए अप टू ₹2 लाख। दोस्तों FLPC का पर्पज़ है कि कर्टस और दोस्तों स्पीडी सर्विस मिले सारे बोरोवर कस्टमर को। FLPC दोस्तों ग्रीवियांस रिड्यूसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू किसी भी ग्रीवियांस को अटेंड कर सकते हैं। RBI के रेगुलेशन के अनुसार दोस्तों बैरिंग द एक्सेप्शन मेंशन्ड बाय RBI, नो लोन प्रोडक्ट कैन बी प्राइस बिलो द बेस रेट। कमर्शियल रेट एक रेट होता है जो कि एप्लीकेबल होता है पब्लिक के लिए, स्टाफ के लिए, बिना किसी रिलैक्सेशन का। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट वेरीज करता है, चेंज होता है अलॉन्ग विद द चेंजेस इन द बेस रेट और स्प्रेड। दोस्तों बैंक रेट वो रेट होता है इसमें RBI प्रिपेयर करती है, बैंक को लेंड करती है या बिल ऑफ एक्सचेंज को रिडिस्काउंट करती है। कॉल मनी रेट दोस्तों प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होता है ओवरनाइट या शॉर्ट ड्यूरेशन का। एज पर RBI गाइडलाइन बैंक स्विच्ड ओवर टू चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन मंथली रेस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2002। जितने भी बिल फाइनेंस है, DP, DA, सप्लाई बिल, जो भी इंटरेस्ट का रिकवरी होगा वो डेट ऑफ परचेजिंग या डिस्काउंटिंग द बिल में होगा। जो भी बिल परचेज नेगोशिएट या डिस्काउंट किया जाएगा बिसाइड्स रिकवरिंग यूजुअल चार्ज, द इंटरेस्ट एट एप्लीकेबल रेट फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द नोशनल डेट शैल ऑल्सो भी कलेक्टेड एट अप फ्रंट। दोस्तों बिल यदि मान लीजिए रियलाइज हो गया, रिवर्स हो गया नोशनल ड्यू डेट से के बाद, तो जो इंटरेस्ट है एक्सटेंडेड डिले पीरियड का पैनल रेट पे वो कंपाउंड किया जाएगा मंथली रेस्ट एंड रिकवर्ड। एक्सेप्शन फ्रॉम मंथली कंपाउंडिंग एग्रीकल्चर लोन। फिर दोस्तों एक बैंक कोई लोन या एडवांस ग्रांट नहीं कर सकते हैं अपने ऑन शेयर के सिक्योरिटीज़ पे। फिर दोस्तों लैंडिंग शुड नॉट बी मेड अगेंस्ट द शेयर ऑफ बैंक ऑन सब्सिडीज। एक फंड बेस्ड क्रेडिट में एक्चुअल ट्रांसफर होता है मनी का बैंक से बोरोवर में। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट में कोई ट्रांसफर ऑफ मनी नहीं होता है, कमिटमेंट का ट्रांसफर होता है। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट में दोस्तों पॉसिबिलिटी होता है कि वो कन्वर्ट हो सकता है फंड बेस्ड क्रेडिट में। बैंक गारंटी, LC, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव, ये सभी नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट है। क्रेडिट डिलीवरी का मतलब होता है कि लीगल एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ओवर सिक्योरिटी एंड प्रोसीड्यूर फॉर डिसबर्समेंट ऑफ द लोन सैंक्शन। रिफाइनेंस एज्यूम करता है इंपॉर्टेंस इन द टाइम्स ऑफ टाइट लिक्विडिटी पोजीशन। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट है वो 40% ऑफ ANBC या COBC है। एग्रीकल्चर के लिए 18% ऑफ ANBC COBC है, जिसमें से 10% का प्रिस्क्राइब किया गया है SMF यानी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए टारगेट है 7.5% ऑफ ANBC एंड COBC। दोस्तों वीकर सेक्शन के लिए टारगेट है 12% ऑफ ANBC COBC। फार्मर जिसका लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर तक का होता है मार्जिनल फार्मर। जिसका फार्मर का लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक होता है स्मॉल फार्मर। जो दोस्तों इंडिविजुअल को लोन दिया जाता है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, वोकेशनल कोर्स के लिए, यदि 20 लाख से ज़्यादा ना हो तो उसे एलिजिबल माना जाता है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के लिए। दोस्तों हाउसिंग लोन मान लीजिए 35 लाख तक का दिया गया मेट्रोपॉलिटन सेंटर में, सिटी में, और 25 लाख का दिया गया दूसरे सेंटर में, ठीक है, ड्वेलिंग यूनिट के लिए, तो उसे दोस्तों माना जाता है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का पार्ट। और दोस्तों दूसरे सेंटर में नॉट एक्सीड, और क्या कर रहा है दोस्तों कि एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट शुड नॉट एक्सीड 45 लाख एंड 30 लाख रेस्पेक्टिवली। हाउसिंग लोन टू बैंक ऑन एम्प्लॉय विल नॉट बी एलिजिबल क्लासिफाइड इन प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। रिपेयर इनोवेशन 10 लाख तक का लोन मेट्रोपॉलिटन सेंटर में और 6 लाख तक का लोन दूसरे सेंटर में रिपेयर के लिए डैमेज ड्वेलिंग यूनिट का, उसे माना जाता है हमारा प्राइवेट सेक्टर का पार्ट। रिन्यूएबल एनर्जी बैंक जो है लोन देती है 30 करोड़ तक का लिमिट किसी बॉरोवर को सोलर बेस्ड पावर जनरेशन के लिए, उसे माना जाएगा प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग क्लासिफिकेशन में। इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लोन लिमिट है 10 लाख पर बॉरोवर। माइक्रो एंटरप्राइज वैसा होता है इन्वाइट होता है जिसका PME में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्लांट एंड मशीनरी में वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं एक्सीड करे, ठीक है, टर्न ओवर नॉट एक्सीड 5 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज, दोस्तों रिटेल एंड होलसेल ट्रेड का इंक्लूड किया जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में। इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे बैंक रेज कर सकती है मनी और डिपॉजिट कर सकती है शॉर्ट टर्म सरप्लस को। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट एक टूल होता है ताकि प्रमोट कर सके कंपैरेटिव एडवांटेज को। क्रेडिट एक्सपोजर एक मेजरमेंट होता है मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस एंड टू लैंडर इफ द बोरोवर डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। RBI का जो प्रूडेंशियल एक्सपोजर नॉर्म्स है वो मैंडेट करता है किसी बैंक को एक्सपोजर टू सिंगल बोरोवर शुड बी कैप टू टोटल लैंडर्स Tier 1 कैपिटल का 20% एंड 25% लिमिट टू द ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एंटिटीज इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। बेस रेट एक मिनिमम रेट होता है RBI के द्वारा सेट किया गया है जिसमें बैंक को नहीं अलाउ किया जाता है, इसके ऊपर बैंक अपने कस्टमर को लैंड नहीं कर सकती। बेस रेट डिसाइड किया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस कर सकें। BPLR एक रेट होता है जहाँ पे कमर्शियल बैंक चार्ज करती है अपने कस्टमर को जो कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट वर्दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार बैंक फिक्स कर सकती है BPLR अपने बोर्ड के अप्रूवल के साथ। MCLR दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट होता है, एक मिनिमम लैंडिंग रेट है जिसके नीचे बैंक को परमिट नहीं किया गया है कि वो लैंड करे। MCLR ने रिप्लेस किया एग्जिस्टिंग बेस रेट सिस्टम को। RLR यानी रेपो लिंक लैंडिंग रेट होता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क है
सभी बैंक का जो RLLR होता है उसके अंदर प्रिवेलिंग रेपो रेट होता है। MCLR कैलकुलेट किया जाता है बैंक के द्वारा इंटरनली ऑन द बेसिस ऑफ 4 कंपोनेंट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, कैश रिजर्व रेशियो, टेनर पेमेंट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। RLLR में दोस्तों रिसेट पीरियड होता है 3 महीने का। MCLR लिंक रेट में दोस्तों को रिवाइज किया जाता है वंस एवरी 6 और 12 मंथ। वोलेटिलिटी ऑफ द लोन रेट लिंक टू द RLLR इज मोर कंपेयर टू द वोलेटिलिटी अंडर MCLR रेजिम। दोस्तों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 90% के टर्म्स में एक बैंक दोस्तों किसी लोन को ग्रांट नहीं कर सकती अपने शेयर के सिक्योरिटीज़ में। दोस्तों स्पेशल मेंशन अकाउंट वैसा एसेट अकाउंट होता है जो कि बैड एसेट के सिम्टम को शो करता है पहले 90 दिन में या बिफोर इट्स बीइंग क्लासिफाइड एज NPA। कुछ स्पेशल मेंशन एसेट होते हैं आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर। दोस्तों TB होता है टेक्नो इकोनॉमिकल वायबिलिटी, JLF होता है जॉइंट लेंडर फोरम, CDR कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, SDR स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, CFP करेक्टिव एक्शन प्लान। JLF होता है दोस्तों जॉइंट लेंडर फोरम एम्पावर ग्रुप, IC इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन कमेटी। एक एसेट के अंदर एक लीज एसेट भी हो सकता है, वो नॉन परफॉर्मिंग तब होता है जब वो इनकम जनरेट नहीं करता है। इंटरेस्ट पेमेंट के केस में बैंक क्लासिफाई कर सकते हैं किसी अकाउंट को NPA के रूप में यदि इंटरेस्ट ड्यू या चार्ज किया जा रहा है किसी क्वार्टर में वो सर्विस नहीं किया गया फुल्ली विद इन 90 डेज। एक अकाउंट को ट्रीट किया जाएगा आउट ऑफ ऑर्डर यदि आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कॉन्टिन्यूसली इन द एक्सेस ऑफ सैंक्शन अमाउंट फॉर 90 डेज। वैसे केस में जहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट इलेस द सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर बट देयर नो क्रेडिट कॉन्टिन्यूसली फॉर 90 डेज एट द डेट ऑफ बैलेंस और क्रेडिट नॉट एनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड, तो इसी केस में आप आउट ऑफ ऑर्डर डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑफर ड्यू दोस्तों एक कोई अमाउंट जो कि बैंक को ड्यू है अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी। ऑफर ड्यू तब होता है यदि से पे नहीं किया गया ड्यू डेट में जो कि बैंक ने फिक्स किया। जो इनकम रिकॉग्निशन का पॉलिसी होता है वो ऑब्जेक्टिव होगा और बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकवरी। द बैंक शुड नॉट चार्ज एंड टेक टू द इनकम अकाउंटेड इंटरेस्ट ऑन एनी NPA, इंटरेस्ट ऑन एडवांस सेकंड टर्म डिपॉजिट, NSCs इन द IBPs, किसान विकास पत्र और दोस्तों लाइफ पॉलिसी में भी टेकन टू इनकम अकाउंट। फीस और कमीशन जो कि अर्न किया जाता है बैंक के द्वारा रिजल्ट ऑफ रीनेगोशिएशन और रीस्केड्यूलिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन एक्रूअल बेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दोस्तों। यदि कोई एडवांस इसमें बिल परचेज या बिल डिस्काउंटेड NPA हो जाता है तो इंटायर इंटरेस्ट जो एक्रू किया गया जो क्रेडिट किया गया इनकम अकाउंट में पास पीरियड में शुड बी रिवर्स। NPA और फीस कमीशन के रेस्पेक्ट में एंड सिमिलर इनकम दैट हैव बीन एक्रूड ceases to accrue in the current period and should be reversed with respect to the past period. Interest realized on NPA may be taken into income account provided the credit in the account toward interest are not or the fresh। दोस्तों कोई भी अकाउंट NPA बन रहा है तो बैंक रिवर्स करते हैं इंटरेस्ट को जो कि ऑलरेडी चार्ज किया गया और नॉट कलेक्टेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि क्रॉस एडवांस को निकालने के लिए इंटरेस्ट रिकॉर्डेड मेमोरेंडम अकाउंट शुड बी नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। एक सब स्टैंडर्ड एसेट ऐसा एसेट होता है जिसमें कि NPA खेल रहा है फॉर अ पीरियड लेस देन इक्वल टू 12 मंथ। एक एसेट को क्लासिफाई किया जाएगा डॉटफुल एसेट यदि दोस्तों ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहा है फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ। एक लॉस एसेट वैसे होता है जिसको आइडेंटिफाई किया जाएगा बैंक के लिए बैंक के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा but the amount has not been written off wholly. Classification of asset into standard and NPA category should be done taken into account the degree of well defined credit weakness। दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में एसेट क्लासिफिकेशन बॉरोवर वाइज होगा, फैसिलिटी वाइज नहीं होगा। जो भी बिल डिस्काउंट किया जाएगा LC के अंदर वो कि जो कि बॉरोवर को फेवर करेगा उसे हम NPA क्लासिफाई नहीं कर सकते। जब कोई दूसरा फैसिलिटी ग्रांट किया गया बॉरोवर को NPA क्लासिफाई किया गया। दोस्तों इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैन बी रिकॉर्ड बाय द सिग्निफिकेंट व्हेन रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू क्लासिफाई। यदि मान लीजिए कि सिक्योरिटी का जो रिलायजेबल वैल्यू है वो 10% से कम है आउटस्टैंडिंग का तो दोस्तों एक्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इग्नोर्ड एंड द एसेट शुड बी स्ट्रेटवे क्लासिफाइड एज लॉस एसेट। दोस्तों बैंक जो नॉर्मली प्रोवाइड करती है इंटायर अमाउंट ड्यू टू द बैंक फॉर विच द बैंक इज दोस्तों बॉरोवर जिसके पास ASCL यानी एग्रीगेट सैंक्शन क्रेडिट लिमिट है विच इज़ हायर टू द बॉरोवर बाय द बैंकिंग और मोर देन 10,000 करोड़ इसको स्पेसिफाइड बॉरोवर कहते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि 50% ऑफ द इंक्रीमेंटल फंड रेज बाय द स्पेसिफाइड बॉरोवर एंड ओवर इट्स ASCL आर ऑन रेफरेंस डेट। दोस्तों बताया जा रहा है कि स्पेशल मेंशन अकाउंट फॉल करता है स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड कैटेगरी ऑफ एसेट के बीच में। दोस्तों SMA 0 होता है जहाँ पे प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट जो है दूसरा अमाउंट जो है ओवर ड्यू है 1 से 30 दिन में। SMA 0 बता दिया। SMA 1 होता है जहाँ पे प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये दूसरा अमाउंट फुल्ली और पार्सली ओवर ड्यू है 31 से लेकर 60 दिन में। SMA 2 में दोस्तों प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो ओवर ड्यू है बिटवीन 61 to 90 डेज। दोस्तों इन केस ऑफ द रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी लाइक कैश क्रेडिट SMA 1 और स्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट। SMA 2 में देख लीजिए क्या होता है ECGC और CGTMSE और सच क्रेडिट गारंटी अकाउंट बिकम नॉन परफॉर्मिंग तो कोई प्रोविजन नहीं कर सकते गारंटेड पोर्शन के प्रति। दोस्तों EWS यानी अर्ली वार्निंग सिग्नल एक टिपिंग पॉइंट होता है जो कि वाइटल होता है या एंटिसिपेट कर सके सिस्टम कॉलेप्स को। RFA दोस्तों रेड फ्लैग अकाउंट होता है वैसा अकाउंट है सस्पिशन है फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ का। तो थ्रेशोल्ड EWS और RFA का वो एक्सपोजर है 50 करोड़ का और मोर एट द लेवल ऑफ बैंक रिस्पेक्ट ऑफ द लैंडिंग अरेंजमेंट। जो दोस्तों इनिशियल डिसीजन है क्लासिफाई करने का किसी स्टैंडर्ड एसेट को NPA अकाउंट में या RFA में या फ्रॉड में वो इंडिविजुअल के बेसिस पे होता है दैट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल। दोस्तों जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फॉर्मल रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस पर्सन और अदर एंटिटीज़। फिर दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि बैलेंस शीट की बात करें या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें वो किसी कंपनी के एसेट को रिपोर्ट करेगा, लायबिलिटीज़ को रिपोर्ट करेगा और ऑनर्स के इक्विटी को रिपोर्ट करेगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम में।
जो एसेट सेक्शन है वो स्टार्ट होता है कैश और इक्विवेलेंट से, जो कि इक्वल होता है बैलेंस फाउंड एट द एंड ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों दो की मेथड है किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, एक वर्टिकल एनालिसिस है। सो वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, द अदर इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस। जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है वो कंपैरिजन होता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कवरिंग अ सीरीज ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को कहा जाता है ट्रेंड एनालिसिस। फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस कैपिटल और इक्विटी। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि शेयर होल्डर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। बैलेंस शीट में दोस्तों एसेट जो है इक्वल टू सम ऑफ लायबिलिटी एंड इक्विटी। एसेट वो टूल होता है जिसके द्वारा आप दोस्तों इनकम, एसेट इज आर द टूल विद द हेल्प ऑफ इज इनकम इन अ बिजनेस इज अर्न। एसेट को कहा जाता है एप्लीकेशन और यूज ऑफ फंड, और इसका डेबिट बैलेंस होता है दोस्तों। एसेट को ग्रुप किया जाता है करंट और लॉन्ग टर्म एसेट में, ताकि रिफ्लेक्ट करे ईज ऑफ लिक्विडिटी इच एसेट। जो नॉन टेंजिबल एसेट है वो ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, गुडविल है। दोस्तों करंट एसेट के अंदर कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस और ऐसा कुछ भी जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंतर्गत। दोस्तों लॉन्ग टर्म एसेट को फिक्स एसेट भी कहा जाता है। इसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी आता है जो कि यूज़ किया जाता है बिजनेस के कनेक्शन में, इसे ब्लॉक एसेट भी कहा जाता है। लायबिलिटीज दोस्तों वो डेब्ट होता है जो कि बिजनेस ऑ करती है। ये क्लेम होता है क्रेडिटर का अगेंस्ट द एसेट ऑफ द बिजनेस। करंट लायबिलिटी, अकाउंट पेबल, एक्रूड एक्सपेंस, टैक्स पेबल, करंट ड्यू विद इन 1 ईयर, पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ये सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट एनालिसिस से हर एक साल एक केस स्टडी आना फिक्स है, राइट। तो करंट लायबिलिटी और अकाउंट पेबल, एक्रूड एक्सपेंस, टैक्स पेबल, करंट ड्यू विद इन 1 ईयर, पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो डेप्ट होता है जिसको रिपे किया जाएगा बिजनेस के द्वारा इन मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। नेट वर्थ दोस्तों ऑनर्स इक्विटी कहा जाता है। नेट वर्थ बोले, ऑनर इक्विटी बोले, तो ऑनर इक्विटी को कहा जाता है दोस्तों इज रेफर्स टू एज द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी, क्योंकि ऑनर्स इक्विटी दोस्तों रिपोर्टेड एसेट माइनस रिपोर्टेड लायबिलिटी के बराबर होता है। दोस्तों लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी क्या होता है, इसके अंदर सारा डेब्ट एंड ऑब्लिगेशन है जो कि बिजनेस ऑ करती है किसी आउटसाइड क्रेडिटर को, प्लस द ऑनर इक्विटी आता है। लिक्विडिटी ग्रुप में दोस्तों करंट रेशियो, क्विक रेशियो, NWC, वर्किंग कैपिटल गैप आता है। सॉल्वेंसी रेशियो में डेब्ट इक्विटी रेशियो, नेटवर्थ, टेंजिबल नेटवर्थ, ये सभी आते हैं। एक्टिविटी रेशियो में दोस्तों स्टॉक टू डेब्ट वैल्यू रेशियो, डेटर वेलोसिटी रेशियो, क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या लॉन्ग टर्म फंड माइनस लॉन्ग टर्म यूज। दोस्तों फिर बताया जा रहा है वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है, CA माइनस CLOVB होता है। CLOVB क्या होता है, करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग। नेटवर्थ होता है कैपिटल प्लस रिजर्व। टेंजिबल नेटवर्थ होता है नेटवर्थ माइनस इंटेंजिबल एसेट। स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है नेट सेल्स अपॉन स्टॉक वैल्यू। डेटर वेलोसिटी रेशियो होता है डेटर इंटू 12 मंथ अपॉन नेट सेल। क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो होता है क्रेडिटर इंटू 12 मंथ अपॉन नेट परचेज। सो फ्रेंड्स डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन टेंजिबल नेटवर्थ डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है नेट सेल अपॉन स्टॉक। LTU होता है दोस्तों फिक्स एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन प्लस इंटेंजिबल एसेट। तो दोस्तों आपको प्रीपेड एक्सपेंस और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। हम ये दोनों को हम लोग एसेट साइड में फाइंड करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस फ्यूचर एक्सपेंस होता है जिसको पे किया जाता है एडवांस के फॉर्म में, उसे करंट एसेट के फॉर्म में ट्रीट किया जाता है। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस होता है जो कि कंपनी इनकर करती है इससे पहले कि कमर्शियल ऑपरेशन को कमेंस करे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दोस्तों ऐसा इनकम होता है जो कि इनकर होता है बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है। बैलेंस शीट में दोस्तों थ्रू ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज फर्निश्ड। देखिए बैलेंस शीट में क्या होता है कि फिक्स एसेट का ओरिजिनल वैल्यू फर्निश किया जाता है, लेकिन जब आप वैल्यू ऑफ एसेट को कंप्यूट करते हैं तो उसमें आप वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट को ध्यान में रखते हैं आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएटेड फिक्स वैल्यू, जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू होता है फिक्स एसेट का, उसे नेट ब्लॉक कहा जाता है। दोस्तों यदि करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है तो रेशियो जो है 1 से ज़्यादा होगा। हम लोग करंट रेशियो की बात कर रहे हैं, एक डिजायरेबल सिचुएशन है। यदि करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बराबर है, यदि करंट एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी, तो उस केस में रेशियो 1 होगा और करंट एसेट जस्ट इनफ है कि हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे कर सकें। यदि करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कम है तो रेशियो लेस देन 1 होगा। एक प्रॉब्लम सिचुएशन एट हैंड एज द कंपनी डज नॉट हैव इनफ टू पे फॉर इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। यदि करंट रेशियो 1 है तो ये सेफ है, क्योंकि इसका मतलब करंट एसेट जो है ज़्यादा है करंट लायबिलिटी से। दोस्तों करंट रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब करंट लायबिलिटी ज़्यादा है करंट एसेट से, जो कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम को इंडिकेट करेगा। तो जब भी देखिए इसका कहने का मतलब कि जनरल हायर करंट रेशियो इज बेटर। CR 1 है NWC 0 होगा, CR एबव 1 NWC पॉजिटिव होगा, CR लेस देन 1 है NWC नेगेटिव होगा। क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो जो है इलिक्विड करंट एसेट जैसे प्री पेमेंट इन्वेंट्रीज को नॉमिनेटर से डालकर, ठीक है, इट रिमूव द लिक्विड करंट एसेट सच एज प्रीपेमेंट इन्वेंट्री फ्रॉम द नॉमिनेटर एंड बेटर इंडिकेटर ऑफ वेरी लिक्विड एसेट। डेब्ट इक्विटी रेशियो को इंक्लूड किया जाता है गियरिंग रेशियो के अंदर। गियरिंग रेशियो एक मैट्रिक होता है, इसके थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं एंटिटी ऑपरेशन के फंडिंग को। दोस्तों में बताया जा रहा है कि करप्शन एक तरह का डिसऑनेस्टी है जो कि अंडरटेक किया जाता है पर्सन के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि अथॉरिटी के पोजीशन में इंटरेस्टेड होते हैं। DER डेब्ट और इक्विटी के बीच का रेशियो होता है, इंडिकेट करता है लोन कैपिटल और कैपिटल रेज्ड बाय द वे ऑफ इक्विटी के बीच का रिलेशनशिप को।
दोस्तों ये बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब कैसे फाइनेंस करेगी अपने ऑपरेशन को। कैपिटल स्ट्रक्चर को कहा जाता है फाइनेंसिंग लिवरेज। दो मेन फॉर्म या सोर्स ऑफ कैपिटल होता है किसी कैपिटल स्ट्रक्चर का, इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। लोन कैपिटल और इक्विटी के बीच में मेन डिफरेंस होता है कि जो इंटरेस्ट पेबल होता है लोन कैपिटल का, उसके पास प्रायर चार्ज होता है और उसे पे करना पड़ता है इससे पहले कि डिविडेंड डिक्लेयर हो, जबकि कोई डिविडेंड विदाउट प्रॉफिट नहीं हो सकता। इक्विटी का मतलब होता है टेंजिबल नेटवर्थ। सो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन। इन दिस केस व्हाट हैव बीन एक्सप्लेन्ड हियर कि दोस्तों बताया जा रहा है कि जो मेन डिफरेंस होता है लोन कैपिटल और इक्विटी के बीच में, जो इन लोन कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पेबल होता है उसका प्रायर चार्ज होता है, उसे पेड करना पड़ता है इससे पहले कि डिविडेंड को डिक्लेयर कर सके। दोस्तों इक्विटी का मतलब टेंजिबल नेटवर्थ होता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एक्सप्रेस करता है एक्सटर्नल इक्विटी यानी लायबिलिटी और इंटरनल इक्विटी यानी स्टॉक होल्डर इक्विटी के बीच के रिलेशनशिप को। जो ऑप्टिमल डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है 1:1 होता है। टर्नओवर रेशियो को हम लोग एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं। टर्नओवर रेशियो मेजर करता है एफिशिएंसी से जिससे एसेट को यूटिलाइज किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो फोकस करता है आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक के बीच के रिलेशनशिप को। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक वेलोसिटी रेशियो भी कहते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो मेजर करता है कितना टाइम से कंपनी ने, हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी हैज सोल्ड एंड रिप्लेस इज इन्वेंट्री ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बता दिया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। ओके, सो वी हैव डिस्कस ऑल द फॉर्मूला हियर। सो प्लीज़ रिमेंबर स्टॉक नेट सेल्स अपॉन स्टॉक वैल्यू। अच्छा, क्या फिजिकल मीनिंग है वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड दैट इज परचेज फॉर ट्रेडिंग कंपनी प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज इन्वेंट्री होता है इन ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। डेटा टर्नओवर रेशियो मेजर करता है एफिशिएंसी से जिससे रिसेबल को मैनेज किया जा रहा है, इसीलिए इसे रिसेबल टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। डेटा टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है स्पीड ऑफ कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल। डेटा टर्नओवर रेशियो को कंप्यूट किया जाता है नेट क्रेडिट सेल को डिवाइड करके बाई इट्स एवरेज रिसेबल। यदि आपका डेटा टर्नओवर रेशियो का हायर वैल्यू है तो उतना ही जितना ज़्यादा हायर वैल्यू होगा डेटा टर्नओवर रेशियो का, उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा डेटर को मैनेज करने में, या उतना ही ज़्यादा लिक्विड डेटर होंगे। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है कंपनी के क्रेडिट वर्जिनेस को, इसे अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। यदि क्रेडिट टर्नओवर रेशियो हायर है इसका मतलब कि प्रॉम्प्ट पेमेंट सप्लायर है जो भी गुड्स वो परचेज कर रही है, और लो रेशियो का मतलब कि डिलेड पेमेंट होगा। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो मेजर करता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स एवरेज अकाउंट पेबल को पे किया जा रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड। सो फ्रेंड्स, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो को व्हाट वी कॉल क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो को हम लोग अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ये इंडिकेट करता है किसी कंपनी के क्रेडिट वर्जिनेस को। यदि हायर क्रेडिट टर्नओवर रेशियो इसका मतलब कि प्रॉम्प्ट पेमेंट है सप्लायर को जो भी गुड्स वो परचेज कर रहा है क्रेडिट पे, और लो रेशियो डिलेड पेमेंट का साइन है। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो मेजर करता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स एवरेज अकाउंट पेबल को पे किया जाएगा एक पीरियड के दौरान। यदि डिक्रीजिंग अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करेगा कि कंपनी जो है लॉन्गर टाइम ले रही है अपने सप्लायर को पे ऑफ करने के लिए। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट इन टोटल करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल गैप रिप्रेजेंट करता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग। दोस्तों करंट एसेट का जो एक पार्ट होता है वो करंट लायबिलिटी के द्वारा फाइनेंस किया जाता है। जो रिमेनिंग पोर्शन होता है करंट एसेट का जिसमें फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है उसे वर्किंग कैपिटल गैप कहते हैं। जो एक्सेस होता है करंट एसेट ओवर टोटल करंट लायबिलिटी उसे नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। NWC रिप्रेजेंट करते हैं प्रमोटर के कंट्रीब्यूशन को बिजनेस में जो कि ब्रॉड किया जाता है लॉन्ग टर्म सोर्स से। NWC एक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ओवर लॉन्ग टर्म यूज को रिप्रेजेंट करता है। ये मार्जिन को भी दिखाता है या लॉन्ग टर्म सोर्स जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है बोरोवर के द्वारा अपने करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए। ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल एक प्रोसेस होता है जिसमें वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज किया जाता है, वो साइक्लिक होता है। यानी जिस प्रोसेस में वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज किया जाता है वो साइक्लिकल प्रोसेस है। ये साइकिल स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल लेने से या कैश बेसिस पे या क्रेडिट पे, और ख़त्म होता है रिलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड से। दोस्तों ट्रेडिंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कितना समय लग रहा है गुड्स और सर्विस को परचेज करने में और उसे सोल्ड करने में और रियलाइज़ करने में। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कितना समय लग रहा है रॉ मटेरियल परचेज करने में, उसे फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट कन्वर्ट करने में। जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होता है वो समराइज करता है रेवेन्यू को और एक्सपेंस को जो कि स्पेसिफिक पीरियड के दौरान इनकर हुआ है। जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता है उसे इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। PL&A स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंपनी की एबिलिटी के वो जनरेट कर सके प्रॉफिट को बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू रिड्यूसिंग कॉस्ट और बोथ। दोस्तों रेवेन्यू या नेट सेल एंट्री रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस कंपनी हैज सोल्ड टू इट कस्टमर। कॉमनली सेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों प्रेजेंटेड नेट ऑफ डिफरेंट डिस्काउंट एंड रिटर्न्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेजर करता है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट क्रिएशन प्रोसेस इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड डायरेक्ट कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर मटेरियल पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट परचेज फॉर इस कंस्ट्रक्शन आइटम परचेज फॉर रिसेल, लेबर कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, ये सभी आते हैं। ओवरहेड कॉस्ट दोस्तों वैसा खर्चा होता है जो कि रिलेटेड होता है बिजनेस रनिंग प्रोसेस से। ग्रॉस प्रॉफिट दोस्तों नेट रेवेन्यू होता है एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसके अंदर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आता है। सेलिंग एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस होता है जो कि रिलेट करता है प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग सेल्स बाय द कंपनी इंक्लूडिंग मिसलेनियस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेल्स कमीशन। ये जो भी एक्सपेंस कनेक्टेड होते हैं कंपनी के ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे सैलरी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉय, इंश्योरेंस, ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आते हैं।
ऑपरेटिंग इनकम ग्रॉस प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। अदर इनकम या एक्सपेंस की बात करें इस एंट्री के अंदर जितने भी तरह के इनकम या एक्सपेंस हैं इसको इंक्लूड नहीं किया गया था प्रीवियस एंट्री में, ये सभी आते हैं। इनकम बिफोर इनकम टैक्स यानी कि एक ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूडिंग अदर इनकम और एक्सपेंस आता है। नेट इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी रिमेनिंग आफ्टर टेकिंग द नेट सेल्स ऑफ अ बिजनेस इन एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज फॉर्म में, इसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कहा जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट करता है एफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसी जिसके थ्रू यूनिट को मैनेज किया जा रहा है। हाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिलेटिवली लो है और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हाई है। नेट प्रॉफिट रेशियो को एनपी रेशियो भी कहते हैं। ये इस्टेब्लिश करता है नेट प्रॉफिट जो अर्न किया गया है और नेट रेवेन्यू जो ऑपरेशन जनरेट किया गया है इसके बीच के रिलेशनशिप को। दोस्तों नेट प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है जो कि एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज के टर्म में, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग इनकम माइनस डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेट सेल होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। नेट प्रॉफिट रेशियो मेन इंडिकेटर होता है फर्म्स के प्रॉफिटेबिलिटी का। ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है दोस्तों दो डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड के बीच में। हाई रेशियो इंडिकेट करेगा लो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को विच विल रिजल्ट इन हायर नेट प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेट प्रॉफिट रेशियो ओवरऑल मेजर होता है फर्म्स की एबिलिटी को कि वो प्रत्येक रुपये ऑफ सेल को प्रॉफिट में टर्न करे। एक फर्म जिसका हाई नेट प्रॉफिट रेशियो है वो एडवांटेजेस पोजीशन में होगा इन फेस ऑफ द फॉल इन सेल प्राइस, राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट। यदि लो रेशियो नेट प्रॉफिट है ये इंडिकेट करेगा अननेसेसरी हाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिस कारण से लो नेट प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑपरेटिंग इनकम का फॉर्मूला है जीबी माइनस ओवरहेड, जिसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर वेजेज एंड सैलरी, यूटिलिटीज आते हैं, पावर, वेजेज, लॉजिस्टिक, रेंट, डेप्रिसिएशन। नेट प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग इनकम माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स। प्रॉफिट एंड लॉस मैनेजमेंट का मतलब होता है कैसे कंपनी अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को हैंडल कर रही है। DSCR एक रेशियो है कैश अवेलेबल टू द कैश रिक्वायर्ड फॉर डेप्ट सर्विसिंग। DSCR रेशियो है सफिशिएंसी ऑफ द कैश टू रिपे द डेप्ट। DSCR मेजर करता है कंपनी की एबिलिटी को कि वो अपने करंट डेप्ट को सर्विस कर पाएगा अपने नेट इनकम को, नेट ऑपरेटिंग इनकम को कंपेयर करके टोटल डेप्ट सर्विस ऑब्लिगेशन से। नॉन कैश एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस होता है जो कि चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। डेप्रिसिएशन को बाद में ऐड किया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इन द फंड फ्लो एनालिसिस ताकि अराइव कर सके ट्रू फंड में। डेप्रिसिएशन दोस्तों नॉन कैश चार्ज होता है, इसके अंदर कोई एक्चुअल आउट ऑफ फंडिंग होता है। जितना ज़्यादा DSCR होगा उतना ही बेटर डेप्ट सर्विंग कैपेसिटी होगा। यदि DSCR 1 से कम है इसे बैड डेट माना जाता है क्योंकि ये सिंपली इंडिकेट करता है कि फर्म का जो कैश है वो सफिशिएंट नहीं है अपनी डेप्ट ऑब्लिगेशन को सर्विस करने के लिए। एक्सेप्टेबल नॉर्म है DSCR का 1.5 से 2 के बीच में है। फंड फ्लो एनालिसिस का एम है कि आइडेंटिफाई करें बहुत सारे सोर्स एंड यूज ऑफ फंड। फंड फ्लो एनालिसिस हेल्प करता है कि इंट्रैक्शन को एनालाइज कर सके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड में। रिजर्व का इंक्रीज होना प्रॉफिट किस कारण से होता है, प्रॉफिट एंड के कारण होता है। डिक्रीज इन टर्म लोन इज ड्यू टू रिपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट कंपेयर करता है दो बैलेंस शीट को, एनालाइज करता है सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। फंड फ्लो एनालिसिस हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि मनी को कहाँ खर्च किया गया है, कहाँ से मनी रिसीव हुआ है। कोई भी लायबिलिटी में इंक्रीज, लायबिलिटी आइटम में इंक्रीज वो सोर्स ऑफ फंड कहलाएगा और एसेट में इंक्रीज यूज ऑफ फंड कहलाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है कैश बेसिस पे, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है एक्चुअल बेसिस पे। फंड फ्लो दोस्तों उसमें ध्यान में रखता है जो भी चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमिक रिसोर्स के पैटर्न में। ROE मेजर होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। ROE यानी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रेशियो होता है प्रॉफिट और लॉस मेड इन द फिस्कल ईयर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ए ईयर इन क्वेश्चन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट करता है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑन द मेन ऑपरेशन। दोस्तों फिक्स एसेट कवरेज रेशियो डिटरमाइन करता है कंपनी के क्षमता को कि वो डेप्ट को पे कर सकेगी अपने एसेट के माध्यम से। ये रेशियो इंडिकेट करता है कितना नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट कवर्स द अमाउंट ऑफ लोन। लोन लाइफ रेशियो को लोन लाइफ कवरेज रेशियो भी कहा जाता है। ये सिमिलर होता है DSCR से। दोस्तों DSCR कैप्चर करता है सिंगल पॉइंट इन टाइम व्हाइल LLCR एड्रेसेस द एंटायर स्पैन ऑफ टाइम। दोस्तों एंटिटी कंसेप्ट की बताया जा रहा है। एंटिटी कंसेप्ट को कहाँ यूज़ किया जाता है ताकि आप इस्टेब्लिश कर सकें ऑनरशिप ऑफ एसेट को एंड ऑब्लिगेशन फॉर लायबिलिटी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट स्टेट करता है कि बिजनेस जो है रिकॉर्ड करेगा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को यदि उसे एक्सप्रेस किया जाएगा मनी के टर्म्स में। दोस्तों गोइंग कंसर्न कंसेप्ट देख लीजिए, कॉस्ट कंसेप्ट, कंजर्वेशन कंसेप्ट, डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट, फिर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, एक्चुअल रियलाइजेशन, मैचिंग कंसेप्ट। आई थिंक दिस थिंग यू हैव स्टडीड इन योर AFM राइट। ओके दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेट मी स्किप सम पोर्शन। यस यहाँ से देखिए, वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट करता है मनी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, पावर चार्ज। वर्किंग कैपिटल दोस्तों फाइनेंस होता है जो रिक्वायर होती है कॉस्ट इन्वॉल्व ड्यूरिंग ऑपरेटिंग साइकिल को मीट करने के लिए। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब दो चीज़ का मैनेजमेंट होता है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। दोस्तों जो असेसमेंट होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का किसी बॉरोवर का वो 3 मेथड से किया जाता है, टर्नओवर मेथड, MPBF मेथड, कैश बजट मेथड। जो आइडिया है टर्नओवर मेथड का वो PR नायक कमेटी की रिकमेंडेशन से आया था, जिसको रिव्यू किया गया था वाज कमेटी के द्वारा। अंडर टर्नओवर मेथड जो एलिजिबल फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट होता है वो कंप्यूट किया जाता है प्रोजेक्टेड ग्रॉस एनुअल सेल्स टर्नओवर का, जो कि बैंक एक्सेप्ट करती है उसका 20%, ठीक है, और इंश्योर करती है कि 5% का मिनिमम मार्जिन मेंटेन हो।
फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो एक्चुअल ड्राइंग है वो बेस्ड होगा ड्राइंग पावर कंप्यूटर पे। यदि 5 करोड़ तक का लिमिट है टर्नओवर मेथड में, तो बैंक फाइनेंस जो है अपने प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर का 20% करेगी और बोरोवर को 5% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा मार्जिन के फॉर्म में। उसके बाद दोस्तों एसएमई के केस में आरबीआई ने एडवाइस किया है बैंकों की वो सैंक्शन करे टोटल पीएटी का 25% एज अ लिमिट। दोस्तों एमपीबीएफ यानी मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड में जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की असेसमेंट होती है वो किया जाता है ओवरऑल स्टडी ऑफ द बोरोवर बिजनेस ऑपरेशन। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो लिमिट है 25 करोड़ तक का वो एसेस कर सकते हैं आप एमपीबीएफ सिस्टम से। और कैश बजट एज ऑप्शन ऑफ द बोरोवर, जो टॉलरेंस लेवल है 10% का वो परमिसिबल होता है एमपीबीएफ पे। अंडर कैश बजट सिस्टम द वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ द बोरोवर आर एसेस बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। कैश बजट मेथड एप्लीकेबल होता है 3 केस में, बोरोवर सीकिंग और इंजॉइंग फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ अवर 25 करोड़, स्पेसिफिक इंडस्ट्री सीजनल एक्टिविटीज जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, टी, शुगर, ट्रेडर, मर्चेंट, एक्सपोर्टर, अदर हु आर नॉट हैविंग प्रीडिटरमाइंड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग साइकिल। दोस्तों बताया जा रहा है कि यदि लिमिट एक्सेस नहीं होगा टर्नओवर मेथड में तो करंट रेशियो को जो 1.25 से नियरर होगा। यदि लिमिट एक्सेस होगा एमपीबीएफ मेथड में तो करंट रेशियो नियरर टू 1.33%। फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग कहता है कि जो इंटरप्राइज है उसे एनडब्ल्यूसी कम से कम 25% का लाना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल गैप का, यानी वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है, टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस। सेकंड मेथड कहता है कि इंटरप्राइज को रिक्वायर करना लाना पड़ेगा एनडब्ल्यूसी कम से कम 25% ऑफ टोटल करंट एसेट का। तीसरा मेथड कहता है कि इंटरप्राइज को लाना पड़ेगा एनडब्ल्यूसी 100% ऑफ द टोटल करंट एसेट विच आर कंसिडर कोर एसेट एटलीस्ट 25% ऑफ द रिमेनिंग करंट एसेट। कमर्शियल पेपर को अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है। कंपनी दोस्तों जो कि एलिजिबल होती है सीपी इशू करने के लिए उसका टेंजेबल नेटवर्थ 4 करोड़ से कम नहीं हो। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग इस सीपी को इशू करने के लिए A3 होता है एज पर क्रेडिटिंग सिंबल। सीपी को इशू किया जा सकता है मैच्योरिटी बिटवीन मिनिमम 7 days and maximum up to 1 year. Maturity date of CP shall not go beyond the date up to which credit rating of the issuer is valid. Individual, bank, other corporate bodies and unincorporated body, non-resident individual and foreign institutional investor are eligible to invest in CP. दोस्तों जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है सीपी के माध्यम से वो नॉर्मली लोअर होता है एज कम्पेयर टू अदर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। फैक्टरिंग एक मेथड है फाइनेंसिंग द रिसीवेबल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज। जो बिल फाइनेंस होता है तो बिल फाइनेंस टू मीट वर्किंग कैपिटल ऑफ फर्म इज सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर। 3 पिलर होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के पेमेंट में। एक होता है दोस्तों ड्रॉअर, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है सेलर और एक होती है बैंक। डिमांड बिल एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि आइदर सो एक्सप्रेस एट पेबल। डिमांड बिल में कोई स्टाम्प ड्यूटी अट्रैक्ट नहीं करता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि एक क्लीन डिमांड बिल एक चेक या क्लीन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। सिक्योर डिमांड बिल एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि एक्सप्लेन किया जाता है डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स का। केवल कंसाइनिंग कॉपी ऑफ द लॉरी रिसिप्ट शुड बी एक्सेप्टेड फॉर डिस्काउंट। एक यूजांस बिल एक ऐसा बिल होता है जो कि डिमांड पेबल नहीं होता है लेकिन इसे एक्सप्रेस किया जाता है कि आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ही पे किया जाएगा। तो यूजांस बिल को या तो क्लीन बिल हो सकता है या डॉक्यूमेंट्री बिल हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज या तो डीए होगा यानी डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर्ड अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, या डीपी होगा डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर्ड अगेंस्ट पेमेंट। डीए बिल में जो कंपनी डॉक्यूमेंट होता है डिलीवर किया जाता है ड्रॉइंग अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। और दोस्तों डीए बिल को ट्रीट किया जाता है सिक्योर्ड बिल। डीबी बिल होता है सिक्योर्ड बिल। चलिए ये सब पॉइंट को हम लोग आगे देखते हैं। तो कुछ पोर्सन लेटर ऑफ क्रेडिट से है विच हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर BFM, सो लेट्स स्किप दिस पोर्सन। एलसी के रिगार्डिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ओके, टर्म लोन के केस में दोस्तों 2 थिंग इंपॉर्टेंट है। पहला है DER डेब्ट इक्विटी रेशियो और DSCR डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। यदि दोस्तों प्रपोज लोन का जो अमाउंट है वो सर्टेन अमाउंट को एक्सीड करेगा, नॉर्मली 5 लाख को कुछ बैंक में, तो कैश फ्लो और फंड फ्लो लेना पड़ता है DSCR कैलकुलेशन के साथ। मार्जिन एक पार्ट है प्रमोटर कंट्रीब्यूटर का। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया जाता है बिटवीन द पीरियड एज ए होल। हॉलिडे या मोरेटोरियम पीरियड आपको पता ही है। IOI पीरियड, IPI, EPI, EMI, प्लीज़ गो थ्रू दिस। बुलेट लोन क्या होता है, बैलून लोन क्या होता है, आई थिंक यू नो ऑल दिस थिंग। SURF, FLIP। दोस्तों MBA बेसिकली आपका मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट बैंक प्रोवाइड फाइनेंस एंड अदर बैंकिंग फैसिलिटी सिंगल बोरोवर विदाउट हैविंग कॉमन अरेंजमेंट। फिर दोस्तों कंसोर्टियम में क्या होता है कि जो भी बैंक है सुपीरियर ग्रुप में काम करती है, और जबकि लोन सिंडिकेशन में दोस्तों लीड बैंक होती है, सिंडिकेट एजेंट होती है जो कि इन सभी इशूज़ को देखती है। JLA स्कीम एप्लीकेबल होता है सारे लैंडिंग अरेंजमेंट में विद अ सिंगल बोरोवर विद एग्रीगेट क्रेडिट लिमिट ऑफ 150 करोड़ एंड अबव। बैंक या कंसोर्टिया शैल ट्रीट बोरोवर हैविंग मल्टी डायमेंशनल मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज एज वन सिंगल यूनिट। CUE, STP होता है स्ट्रेट थ्रू लोन प्रोसेसिंग, मीन्स फुल ऑटोमेशन ऑफ द इंटायर साइकिल ऑफ लोन साइंसिंग प्रोसेस। फिर दोस्तों LRM होता है लोन रिव्यू मैकेनिज्म। क्रेडिट कंट्रोल मॉनिटरिंग को LRM कहा जाता है। मॉनिटरिंग इम्प्रेसिस डालता है प्रॉपर इंड्यूज एंड फॉलो अप।
लीगल ऑडिट एप्लीकेबल होता है लोन अकाउंट में से क्रेडिट एक्सपोजर 5 करोड़ से ऊपर है, लीगल ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा 3 साल के गैप में। स्टॉक ऑडिट को इन्वेंट्री और रिसीवेबल ऑडिट भी कहा जाता है। एनुअल स्टॉक ऑडिट एप्लीकेबल होता है बोरोवर अकाउंट में जो कि फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड लिमिट वर्किंग कैपिटल लिमिट 1 करोड़ से ऊपर का एंजॉय कर रही है। क्रेडिट रिस्क को डिफाइन किया जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एज डिस डिमिनिशन ऑफ द क्रेडिट क्वालिटी। रिस्क रेटिंग के अंदर कैटेगराइजेशन होता है इंडिविजुअल लोन का, लोन लॉस गिवन डिफॉल्ट LGD, राइट। सो क्रेडिट रिस्क इज अ सेपरेट टॉपिक इन आवर BFM। LRM को क्रेडिट ऑडिट भी कहा जाता है। क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन का मतलब एक प्रोसेस के थ्रू क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस किया जाएगा। क्रेडिट डेरिवेटिव एक ओवर द काउंटर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क प्रोवाइड करता है क्रेडिट एसेट या क्रेडिट पोर्टफोलियो में। TRS टोटल रिटर्न स्वैप होता है। CLN होता है क्रेडिट लिंक नोट। क्रिसिल दोस्तों क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। केयर, एस्मेरा, ओनिक्रा, फिच, सो दीज आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। सो फ्रेंड इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इंसॉल्वेंसी। दोस्तों इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को 2016 एक कंसोलिडेशन है, अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग लॉ। इंसॉल्वेंसी एक सेक्शन होता है जहाँ पे लायबिलिटीज किसी इंडिविजुअल का या एंटिटी का इसके एसेट को एक्सीड करता है। बैंक्रप्सी एक लीगल रिकॉग्निशन होता है इंसॉल्वेंसी एज बियॉन्ड रिजोल्यूशन। एक बैंक्रप्ट पर्सन या एंटिटी एडिटर होता है जिसको एडजस्ट किया गया है बैंक्रप्ट बाय ड्यू एजुकेटिंग अथॉरिटी। दोस्तों इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फ्रंटलाइन बैरियर होता है जो कि IBC को इम्प्लीमेंट करते हैं। IP यानी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंट बडीज होती है, एंटिटीज होती है जो कि IPPI से रजिस्टर्ड होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो बेस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को प्रमोट करे। प्रत्येक IP के एक मेंबर होंगे IPA का रिपोर्ट रजिस्टर्ड IPPI। दोस्तों 3 IPA हैं जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया। दोस्तों NCLT क्या होता है? NCLT बेसिकली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एजुकेटिंग अथॉरिटी है जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का कॉर्पोरेट एंटिटी का। जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है एजुकेटिंग अथॉरिटी होता है नॉन कॉपरेटिंग एंटिटीज़ के लिए। NCLT एपलेट अथॉरिटीज़ होती हैं NCLT और DRAT फॉर ऑर्डर ऑफ NCLT एंड DRT। CIRP होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। इसको इनिशिएट किया जाता है कि थर्ड पार्टी के द्वारा जो भी ड्यूज़ है। दोस्तों एस्टिमेटेड रिलायबल वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज ऑन डेट ऑन विच द NCLT एडमिटेड द CIR एप्लीकेशन, इसको लिक्विडेशन वैल्यू कहा जाता है। जो प्री पैक फ्रेमवर्क होता है एप्लीकेबल होता है MSME डिफॉल्ट वैल्यू अप टू 1 करोड़ बियॉन्ड विच IBC ऑथराइजेशन मैक्सिमम कंटिन्यू टू बी यूज्ड। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि ऑपरेशनल रिस्क क्या है, कॉम्प्लाइंस रिस्क क्या है, लीगल रिस्क क्या है, व्हाट इज लीगल रिस्क, व्हाट इज रेपुटेशनल रिस्क, व्हाट इज एनिलेशन रिस्क। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क विच हैव टू स्टडी। ओके, कैमल्स का मतलब होता है एक सेट ऑफ नॉर्म्स है जो कि RBI फॉलो करती है ताकि डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज कर सके कैमल्स। ओके, RBI होता है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग होता है। LODR का फुल फॉर्म क्या है? ओके, सो GAAP क्या है दोस्तों? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ना दोस्तों कंप्लाइंस कल्चर जरूरी है ताकि आप 5 बेसिक राइट ऑफ कस्टमर को प्रिवेंट कर सकें, जैसे राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, राइट टू ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग, राइट टू सुटेबिलिटी, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू ग्रीवियंस रिड्यूसल कमीशन। तो कंप्लाइंस स्ट्रक्चर सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है जो कि डिटेल करता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को कैसे वो मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश रेगुलेशन। दोस्तों कंप्लाइंस को डिफाइन किया जाता है एक्ट ऑफ फॉलोइंग लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, वेरियस कोड ऑफ कंडक्ट। कंप्लाइंस का डेफिनेशन मतलब होता है कि आप रूल और ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। लिक्विडिटी रिस्क एक रिस्क होता है जो कि फाइनेंशियल सॉर्ट ऑफ फंड में फेस करती है। फिर दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क को समझाया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो कंकरेंट ऑडिट होता है वो क्या होता है? ये बैंक का अर्ली वार्निंग सिस्टम का एक पार्ट है, EWS का पार्ट है जो कि इंश्योर करता है टाइमली डिटेक्शन ऑफ इरेगुलरिटी एंड लैप्सेस। दोस्तों थीमेटिक ऑडिट क्या होता है? क्वालिटी ऑडिट क्या होता है? ऑल दिस थिंग हैव बीन एक्सप्लेन्ड हियर। फिर गवर्नेंस क्या है दोस्तों? व्हाट इज गवर्नेंस, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। GRC क्या है? गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लाइंस क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड वे है ताकि आप ID को अलाइन कर सकते हैं बिजनेस गोल के साथ जब आप रिस्क को मैनेज करें। फिर दोस्तों कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, एसेस करने का। NBFC जो अपने लोएस्ट लेयर में होती है NBFC बेस लेयर कहा जाता है। NBFC मिडिल लेयर में होती है NBFC मिडिल लेयर कहा जाता है। NBFC अपर लेयर NBFC UL, NBFC टॉप लेयर TL। तो कंप्लाइंस फंक्शन का इंटीग्रल पार्ट है इफेक्टिव गवर्नेंस का। फ्रॉड बेसिकली इंटेंशन डिटेप्शन होता है ताकि अनफेयर अनलॉफुल गेन ले सके। फॉर्जरी दोस्तों फॉर्जिंग का डॉक्यूमेंट होता है। फॉरेंसिक साइंस एक साइंटिफिक मेथड का यूज होता है ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके क्राइम को। फिर दोस्तों DDoS अटैक का यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशन विद अदर साइबर थ्रेट्स। तो DDoS का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये ओवरवेल्म टू द रिसोर्सेज ऑफ टारगेट सिस्टम। दोस्तों MITM होता है मैन इन द मिडिल अटैकर प्लेसिंग देमसेल्फ बिटवीन द यूजर एंड टारगेट सर्वर। दोस्तों ट्रोजान लॉन्च कर सकता है अटैक ऑन द सिस्टम। रैंसमवेयर प्रिवेंट करता है एक्सेस टू द डेटा। मालएडवर्टाइजिंग एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंट्रोल बाय हैकर्स। पासवर्ड अटैक मालवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट इम्पैक्ट द सिस्टम और नेटवर्क्स। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है दोस्तों? रैम स्क्रैपिंग टेक्निक में क्या होता है दोस्तों? रैम स्क्रैपिंग टेक्निक में मालवेयर को इंसर्ट किया जाता है ताकि डेटा को कैप्चर कर सके रैम से। स्नाइपिंग क्या होता है? टाइप ऑफ स्नाइपिंग क्या है? स्पूफिंग क्या है? फिशिंग क्या है? व्हाट इज स्पूफिंग, व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग जब टॉप मैनेजमेंट पे एम होता है उसे वेलिंग कहा जाता है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप AnyDesk hackers persuade the user to download and activate AnyDesk app that will ask the victim to provide app permission like any other app. CFR दोस्तों होता है सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री बेस्ड ऑन फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न्स फिल बाय द बैंक एंड सेलेक्टेड एफआईज। दोस्तों बैंक को फर्निश करना पड़ता है फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न्स इन इंडिविजुअल फ्रॉड केस। These things are very important. Now, bank are required to furnish a flash report for fraud involving amount of 50 million above within a week of such a fraud. विजिलेंट जो है वाचफुल होते हैं, कॉसेस होते हैं ताकि डेंजर को डिटेक्ट कर सकें। यूनिटी विजिलेंस के अंदर इन्वेस्टिगेशन होता है, कलेक्शन होता है एविडेंस का। सो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर का, कंप्लीट AVM का मॉड्यूल का रिवीजन। होपफुली यू विल एंजॉय द एंटायर सेशन। इफ़ यू वांट एनी PDF, एनी कंटेंट, सो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप हमें एक PDF के लिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।